से गुजरे। बहुत मुश्किल था, बहुत आसान था, दरमियाना था जी। नहीं अभी डिस्कस नहीं, वो अभी मैंने तो कल पूरा पैटर्न बताना है ना, ऑनवर्ड हम उसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर लिया करेंगे टेस्ट हो जाने के बाद। लेकिन पहली दफ़ा मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने राज में रखना है कि कैसे करना है। कल हमारे पास टाइम बचेगा, कल की क्लास के बाद जो सेकंड ब्रेक के बाद वाला टाइम होगा उसमें फिर हम एक थोरो डिस्कशन करेंगे कि आई कैप में आपने किस तरह से करना है। जी भाई आपके पास इनपुट आ रहा है? सही इनपुट आ रहा है भाई के पास। एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए। शायर क्या कहना चाहता है इस जुमले में? एज इट इज़ होनी चाहिए। जो बोला है मनोवन मान लिया, बाइनी ही वैसे ही मान लिया, हु बहु वही चीज़ 100% मान ली कि जो आपने कहा साहब हमें कबूल है, कोई मसला नहीं। ये होगी एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में कोई इफ़ बट ये सोचता हूँ देखता हूँ ये नहीं होना चाहिए। बड़ा एब्सोल्यूट वाज़े वाशगाफ और कोई शर्त नहीं। अगर शर्त डाल दी कोई तो फिर क्या होगा? ये काउंटर ऑफर बन जाएगा। ये फिर काउंटर ऑफर कहलाएगी अगर आपने कोई शर्त ऐड कर दी। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन अगर आप देना चाहें। ठीक, बेहतरीन। व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, जिस बंदे को प्रपोजल दिया गया था, व्हेन दैट पर्सन सिग्निफाइज, वो ओके कर देता है, कंफर्म कर देता है कि हाँ भाई मुझे कोई मसला नहीं है, ओके मुझे आपकी बात कबूल है, तो ये वाला ओके कर देना एक्सेप्टेंस कहलाता है। ठीक है जी, एक्सेप्टेंस की हमें डेफिनेशन समझ आई। एक्सेप्टेंस से रिलेटेड हमने एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल वाली बात की। एक्सेप्टेंस का मोड क्या होना चाहिए? जो मॉड बताया जाए। नॉर्मली ऑफर जिस मॉड में हो रही होती है, नहीं तो ऑफर देने वाला बता देता है कि देखो मुझे एक्सेप्टेंस यूं चाहिए, नहीं बता सका वो, अब किस मॉड में हो? जो यूजुअल मैनर है बिजनेस का, जो रीजनेबल है, जो यूजुअल मैनर है, उसमें होनी चाहिए एक्सेप्टेंस। नहीं हुई वैसे। एक भाई ने कहा था मुझे एक्सेप्टेंस यूं चाहिए और अगले बंदे ने कचरे में फेंक दिया उसकी रिक्वायरमेंट को। तो अब उसने कहा मुझे ख़त से जवाब देना, उसने ईमेल पे जवाब दे दिया, लेकिन जवाब दे दिया है। अब इस पे कितना गमो गुस्सा है और आपने क्या करना है? ऑफर इंसिस्ट करेगा। ये बातों को बार बार मैं रिपीट करूं, ऑफर इंसिस्ट करेगा, जिद करेगा, शोर मचाएगा, कहेगा नहीं भाई तुमने गलत बात की है, मुझे वैसे ही जवाब दो जैसे मैंने कहा था। अगर ये जिद करे और वो जवाब ना दे तो एक्सेप्टेंस गलत है। लेकिन अगर ये भाई साहब जिद ही ना करें तो फिर मान लेंगे, हम कहेंगे ठीक है जी एक्सेप्टेंस जो है वो कबूल हो गई, कोई मसला नहीं है, चल गई एक्सेप्टेंस, ठीक हो गया। एक्सेप्टेंस या ऑफर नेगेटिव कंफर्मेशन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ये नेगेटिव कंफर्मेशन क्या बुला है? ठीक है, नेगेटिव कंफर्मेशन एक फिनोमेना को कहते हैं। एक मार्केट में एक नॉर्म चलती है कि आप एक बंदे को एक बात कहते हैं और जब वो कुछ अरसे तक जवाब नहीं देता तो आप खुद ही से ज्यूम कर लेते हैं कि उसका ये जवाब होगा। ये अक्सर जगह चल जाता है ये वाली बात। जैसे अक्सर सुना ना, खामोशी नीम रजामंदी है। आपने एक बंदे को एक बात कहा और वो खामोश रहा, उसने जवाब नहीं दिया, तो आप सोचते हैं कि उसको कोई एतराज़ नहीं है। बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा है खबरदार, अब तो कोई बोलेगा नहीं। खैर ये थोड़ा सा क्लास में आने से पहले इस तरह से क्लास पहली बेचारी हमारी बड़ी थोड़ी सी है, तो उसमें हमें ठीक, इससे पहले ना हम रिज़ल्ट पे लिख देंगे। वो जिनकी 100% अटेंडेंस होगी वो लाजमी पास हो गए होंगे इंशाल्लाह, तो हम लिख देंगे हमारा 100% रिजल्ट आया और डायरेक्ट लगा के लिख देंगे कि वो वाले स्टूडेंट जो डेली आते थे वो 100% पास हो गए। तो अगेन तीसरा दिन है, 17 टोटल दिन रह गए। मैं तो ऐसे गिन रहा हूँ, पता नहीं आप कैसे गिन रहे हैं। ठीक है, डरे तो नहीं बैठे हुए? ठीक है जी। तो हुआ ये कि नेगेटिव कंफर्मेशन एक मॉड था जो दुनिया में चलता था। हमने कह दिया खबरदार साहब, ऑफर एक्सेप्टेंस में ये मजाक नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम खामोश रहोगे तो मैं समझ जाऊंगा हाँ, ऐसा नहीं है। या वो मुंह से इकरार करेगा या एक्शन से इकरार करेगा। उसका खामोश रहना, इनकार तो हो सकता है, इकरार नहीं कंसिडर करना। नेगेटिव कन्फर्मेशन वाली बात सबको क्लियर है? फिर
कम्युनिकेशन में आने से पहले एक्सेप्टर को पता होना चाहिए ऑफर का। ये क्या चीज़ है? एक्सेप्टर को पता होना चाहिए। जो ऑफर है उसका पता होना चाहिए काम करने से पहले कि ये ऑफर, बंदे को वो एक्शन करने से पहले, वो हरकत, वो एक्नॉलेजमेंट, वो यस करने से पहले पता हो कि बात क्या है। अगर आपको पता ही नहीं कि ऑफर क्या है तो आपका वो एक्शन, याद है वो घोड़ा ढूंढ के ले आया था लेकिन उसे पता ही नहीं था कि घोड़े पे इनाम है। वो पर्स ढूंढ के लेके आया था, उसे पता ही नहीं था पर्स पे इनाम है, तो उसको ऑफर का पता ही नहीं था। तो उसका पर्स ढूंढ के लेके आना, उसका घोड़ा ढूंढ के लेके आना, ये एक ऐसा एक्शन था जो कि एक बस दोस्ती का एक्शन था। एक सिर्फ उसने अपनी एम्प्लॉयमेंट निभाई थी क्योंकि उसे ऑफर का नहीं पता था। तो एक्सेप्टर को ऑफर का पता होगा तो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, वरना एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक हो गया। फिर एक्सेप्टेंस से रिलेटेड इसकी कम्युनिकेशन की बात आती है। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में भाई फ़र्क हमें बताएंगे। ये एक्सप्रेस क्या होता है और इम्प्लाइड क्या होता है? रिटन या ओरल, यानी कि जो अल्फाज में होता है वो एक्सप्रेस होता है, जो बोल के हो या लिख के हो वो एक्सप्रेस होता है। तो फिर इम्प्लाइड क्या होता है? बाय कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। आपके एक्शन से पता लगता है कि ये इम्प्लाइड था, कि ये चीज़ इस तरह से थी। ठीक है जी, ये बात हमें समझ आई। एक्सेप्टेंस अगर आमने सामने हो तो जिस वक्त एक बंदे ने दूसरे को एक्सेप्ट किया वो कम्युनिकेशन हो गई। प्रॉब्लम आता है ख़तों में। याद है हमने ख़तों की एक लंबी चौड़ी कहानी यहाँ देखी थी। ख़त जब भेजते हैं तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट दोनों बंदों के हिसाब से अलग अलग दिन होती है। ऑफरर के नज़दीक एक्सेप्टेंस किस दिन कम्युनिकेट होती है अगर बात ख़तों की हो रही है? ये सवाल किसी स्पेसिफिक ऑडियंस से जी। ऑफर दी एक बंदे ने, दूसरे ने एक्सेप्टेंस भेज दी। ऑफरर के नज़दीक एक्सेप्टेंस किस दिन कम्युनिकेट हुई है? जिस दिन उस बंदे ने वो अपना कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा, जिस दिन लेटर भेजा। एक्सेप्टेंस वाला जिस दिन ख़त रवाना करेगा, पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन करेगा, उसे अपनी तरफ से इरसाल कर देगा, उस दिन हम समझेंगे कि ये वाले भाई की नज़र में एक्सेप्टेंस हो चुकी है। अच्छा, ये वाले भाई यानी कि ऑफरी के नज़दीक एक्सेप्टेंस किस दिन होगी भला? जब ख़त उसके नॉलेज में आ जाएगा, जब उस तक ख़त पहुंच जाएगा, जब उस तक एक्सेप्टेंस पहुंच जाएगी। तो हमने एक डायगोनल सा बनाया था कि ख़त ये रवाना करता है वो बाउंड हो जाता है, ख़त इसको मिलता है वो बाउंड हो जाता है। तो ऑफरी और ऑफरर दोनों के बाउंड होने के ऊपर हमने अलग अलग बातें की थी। कोई कन्फ्यूजन इस वाले पॉइंट में? क्या बाय द एंड ऑफ क्लास ये पॉइंट समझ आया था? फिर घर जाके जब आपने इंग्लिश पढ़ी उसमें कोई कन्फ्यूजन हुई? ठीक है। फिर हमने पढ़ा रेवोकेशन। रेवोकेशन कहते हैं मनसूख करना, ख़त्म कर देना, कैंसिल कर देना। तो रेवोकेशन ऑफ़र की भी हो सकती है, एक्सेप्टेंस की भी हो सकती है। जब एक ऑफ़र या एक्सेप्टेंस वाला बंदा ख़त भेजेगा तो जिस दिन भेजेगा हम समझेंगे उसने उस दिन अपनी तरफ से रेवोकेशन कर दी। लेकिन इसमें भेजना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहुंचना इंपॉर्टेंट है। रेवोकेशन का खत चाहे वो ऑफर की रेवोकेशन हो या एक्सेप्टेंस, जब पहुंचेगा तब कम्युनिकेट होगा। ऐसे ही है। अब ऑफर की या एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन कब तक की जा सकती है? मैंने एक जनरल टोटका बताया था कि जौन से वाले भाई साहब हैं उनकी नज़र में एक्सेप्टेंस जिस दिन होती है ना वही उसकी डेडलाइन है। तो ऑफर की रेवोकेशन जो कर रहा है वो ऑफरर है। और अभी थोड़ी देर पहले भाई ने बताया कि ऑफर की रेवोकेशन कब तक हो सकती है, मतलब ऑफरर के नज़दीक एक्सेप्टेंस किस दिन कंप्लीट होती है? खत रवाना करता है। तो इसका मतलब है कि ऑफरर अपनी ऑफर को उस दिन से पीछे पीछे रिवोक कर सकता है। ये पॉइंट ध्यान में रख लेंगे, किताब की लैंग्वेज परेशान नहीं करेगी। आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, डेफिनेशंस को छोड़ के हर चीज़ अपने अल्फाज में लिखी जा सकती है। अगर आप ज़्यादा प्लेन इंग्लिश में ईजी करके लिखना चाहें, आप एक्सप्लेन करके लिखना चाहें, टोटल फ्रीडम है। तो ऑफरर अपनी ऑफर उस वक्त तक रिवोक कर सकता है जब ऑफरर के नज़दीक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन हुई है, यानी एक्सेप्टेंस का खत रवाना होने से पहले पहले। तो एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता होगा। तो वही रूल इस पे अप्लाई करते हैं कि एक्सेप्टर की नज़र में एक्सेप्टेंस किस दिन कम्युनिकेट होती है? किस दिन होती है कम्युनिकेट? एक्सेप्टर के नज़दीक एक्सेप्टेंस किस दिन कम्युनिकेट होती है? एक्सेप्टर के नज़दीक, यानी ऑफरी के नज़दीक, जब उसके नॉलेज में आ जाए। तो इसका मतलब है एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस उसके नॉलेज में आने से पहले पहले
रिवोक कर सकता है खत उसके पास पहुंचने से पहले। इसका मतलब है कि एक्सेप्टेंस का खत जिस मीडियम से रवाना किया, आपको एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन उससे फास्ट मीडियम से रवाना करनी पड़ेगी। अगर सेम मीडियम से पहुंचा तो एक्सेप्टेंस पहले पहुंच जाएगी। कल हमने जितना भी पढ़ा है, घर जाके आपने उसको इंग्लिश देखा, उसको अपने रजिस्टर पर नोट किया। मुझे बताइए उसमें कोई सवाल, कोई लाइन, कोई पॉइंट, कोई चीज़ जो कंफ्यूज कर रही हो? जी जो कम्युनिकेशन है, मतलब रेवोकेशन जी जी ऑफरर के नज़दीक वो तभी हो गया जब वो रेवोकेशन का लेटर भेज देगा। हाँ, असल में ऑफरर तो कह देगा कि भाई मैंने खत रवाना कर दिया था, लेकिन दूसरा बंदा कहेगा यार तुमने तो रवाना कर दिया, तुम तो अपनी तरफ से ओके हो, मैं कब बाउंड होऊंगा, यानी रिसीवर कब बाउंड होगा? जब उसे मिलेगा। तो इसलिए इधर उसका खत भेजने वाला टाइम इररिलेवेंट हो गया। यानी हम कहते हैं कि उसकी नज़र में वो रेवोकेशन मानता है कि उसका दिल कर रहा है इस तारीख को कि वो रिवोक करे, लेकिन असल में ये रेवोकेशन इफेक्टिव उस दिन होगी जब ये पहुंचेगी। और इसका पहुंचना अगर उस डेट के बाद हुआ जो डेडलाइन थी, तो फिर रेवोकेशन का फ़ायदा ही कोई नहीं। मतलब दो चीज़ें, एक कम्युनिकेशन और एक रेवोकेशन है, उसके मुताबिक ऑफरर के कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली इसका मतलब है कि अब एक रूल बना लेते हैं। ऑफर हमेशा पहुंचने के वक्त की कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, भेजने के वक्त की नहीं, पहुंचने के वक्त कि जब पहुंच गई हो गई कम्युनिकेट। रेवोकेशन किसी भी किस्म की हो हमेशा पहुंचने पे काम की चीज़ है। बट एक्सेप्टेंस में दो कहानी है। एक्सेप्टेंस में पहुंचने पे एक बाउंड होता है, लेकिन एक भाई साहब चलने पे भी बाउंड हो जाते हैं। तो सिर्फ एक्सेप्टेंस पे कहानी उल्टी हुई थी। ऑफर में भी जब ऑफर पहुंचती है तो ही कारामद होती है। इसी तरह से रेवोकेशन भी जब पहुंचेगी तब अगला बंदा उसके ऊपर बाउंड होगा। तो ऑफर हो या रेवोकेशन, उसकी कहानी सीधी है, जब पहुंचती है तब कम्युनिकेट हो जाती है, लेकिन एक्सेप्टेंस चलने पे कम्युनिकेट हो जाती है। प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस इधर से चली है, भाई साहब तक पहुंची भी नहीं, बट हम कहेंगे कानूनी ज़बान में कि क्या हो गई, कम्युनिकेट हो गई। तो वाहिद ट्रिक जो है इस चैप्टर में वो ये एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन का टाइम लाइन है ये वाला। जी, कंप्लीट चैप्टर 2 में कोई कन्फ्यूजन? चैप्टर 2 जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि हमारा आधा सिलेबस है, जो कि हमने पहले 2 वीक्स में इंशाल्लाह ख़त्म करना है। उसके पहले 2 दिनों में हम लोगों ने चीज़ों को कवर किया। पहला चैप्टर था, हमने ज़रा थोड़ा सा आहिस्ता रफ्तार रखी हुई थी। जितना हमने किया समझ आ रहा है, सारा लिख लिया है। लिखने वाला काम एक भी दिन मिस नहीं करना, और खुदा ना खास्ता किसी दिन स्किप हो गया तो उस वाले वीकेंड पे उसको लाजमी कवर कर लेना है, क्योंकि हमारे पास मार्जिन ही नहीं है। रेगुलर क्लास में क्या होता है, लोग एंड पे जाग जाएं, होश में आ जाएं, चल जाएगा। यहाँ हमारे पास वो मार्जिन नहीं है, हर दिन पढ़ना है। और मैं आपको बताऊँ, 7-8 दिनों बाद आप अपने उन दोस्तों के साथ बैठेंगे जो 6 महीने से पढ़ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे होंगे, वो भूले बैठे हुए होंगे। आपने ताज़ा पढ़ा हुआ होगा, आपने ताज़ा याद किया हुआ होगा। और ख़ूबसूरत बात है कि पेपर इस वक्त से ज़्यादा करीब है, उस वक्त से करीब नहीं है जब उन्होंने पढ़ा था। तो फास्ट ट्रैक का स्टूडेंट ऑलवेज हैज़ एन एज, हमेशा वो ज़्यादा प्रिविलेज होता है, हमेशा वो ज़्यादा करीब से पढ़ के बैठा होता है। और दूसरा, अगर वो एक आध पेपर दे रहा है या बहुत हो गया तो 2 छोटे पेपर दे रहा है, तो उसका लोड कम होता है एक रेगुलर स्टूडेंट की निस्बत। तो कोशिश करें कि ये रजिस्टर जो है वो नीट एंड क्लीन करके बनाएं, उस तरीके से बनाएं कि आपको बाद में देख के अच्छा लगे। और बाद में जब उस रजिस्टर को उठा के रिवाइज़ किया करेंगे, आपको मज़ा आएगा। इंशाल्लाह पेपर वाले टाइम तक आप इतने स्किलफुल हो चुके होंगे कि आप 2 से 3 घंटे में पूरा पीलो रिवाइज़ कर लिया करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला बस डेली, जो डेली का डेली करता है ना, ये फास्ट ट्रैक एक छोटा सा ट्रेलर है कि कैफ़ किस तरह का है। तो अगर आपको यहाँ समझ आ गया ना कि डेली का काम डेली करना, और ये हरकत आपने कैफ़ थ्रू आउट की, तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। कैफ़ में परेशानी होती उनको है जो पेंडिंग लेक्चर्स पे चले जाते हैं। अब जो ऑनलाइन वाले यूज़र्स हैं, अगर ये एक भी दिन स्किप हो गए, हाँ ऑनलाइन वाले यूज़र्स के लिए बता दूँ, फिजिकल में भी जिन्होंने वो करवाया है, हमारी एक दिन की रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आया है। इन्होंने बताया है कि कुछ करप्ट हुई है, तो डे 2 वाली रिकॉर्डिंग जो है वो सही से अभी अपलोड नहीं हुई है, उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये आज शाम तक रिकवर नहीं करते तो मैं इनको एक और 2-3 और वीडियोस पकड़ के जोड़ के एक पूरा लेक्चर बना दूंगा, ताकि कम से कम फ़िलहाल काम निकले और बाद में हम उसको रिकवर करने की कोशिश करते रहें। तो जो ऑनलाइन वाले उनके लिए तो टोटल दुनिया ही वो ऑनलाइन जो चल रहा है। तो आपका डे 2 मिस हुआ हुआ है, और डे 2 जो है वो मुझे बताया गया था कि आज शाम तक काफ़ी चांसेस हैं कि रिकवर हो जाए। नहीं होता तो फिर मैं ऑनवर्ड उसको खुद बैठ के उसको एडिट करके और एक अच्छी सी वीडियो बना के और अपलोड कर दूंगा, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं इस कमरे में खड़ा हुआ हूँ, इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आना चाहिए।
तो वो बस एक ये चीज़ है। तो इंतज़ामिया को भी मैसेज किया होगा, वो भी बेचारे जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि वो वीडियो थोड़ी सी करप्ट हो गई है, उसकी रिकवरी की कोशिश हो रही है जी। ऑल डन, चलें आगे। हमें बेस समझ आ गई, ऑफर एक्सेप्टेंस समझ आ गई। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स की बात करूं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब पूरा होगा जब उसमें 5, 6, 6, 7 बातें पूरी हों। एक अच्छी ऑफर होनी चाहिए, एक अच्छी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसिडरेशन भी होनी चाहिए, लीगल भी होनी चाहिए, पार्टीज़ भी ऐसी कॉम्पिटेंट हों कि उनको कोई मसला ना हो, वो चीज़ों को समझते हों, साउंड माइंड भी हों, एक दूसरे को समझ रहे हों, जो चीज़ डिस्कस हो रही है वो अच्छी तरह से समझी जा रही है। एक लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं जो हम पढ़ेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स वैसे तो बहुत सारे होते हैं, हमारी किताब ने हमें 7 बताए। चैप्टर 2 2 को डील करेगा, चैप्टर 3 3 को डील करेगा, चैप्टर 4 2 को डील करेगा। तो चैप्टर 2 से 4 तक जब जाएंगे तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट टेक के एसेंशियल्स पूरे होंगे। ये एसेंशियल्स ये बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कब सही बनता है। चैप्टर 5 एक यूनिक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है, एक सफ़े का चैप्टर है, चैप्टर ही है बेचारे, तो उसमें एक यूनिक किस्म के कॉन्ट्रैक्ट की डिस्कशन है। तो ये डिस्कशन करने से हमारा वो पोर्शन ख़त्म हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम जंप कर जाएंगे उस एरिया पे कि कॉन्ट्रैक्ट चलता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कैसे होता है, ख़त्म कैसे होता है। तो मैं साथ साथ आपको मैप भी बताना चाह रहा हूँ कि जो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमारे मैप में कहाँ पे फॉल कर रहा है। चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स को डील कर रहा है। चैप्टर 3 स्टार्ट होता है कुछ डेफिनेशंस के साथ। चैप्टर 3 आपको कुछ बातें बताने की कोशिश करता है। याद है एग्रीमेंट, एक ऑफर, एक्सेप्टेंस, जेन्युइन कंसिडरेशन, क्या बन जाएगा एग्रीमेंट। अगर एक एग्रीमेंट है ही गलत, एग्रीमेंट गलत है, तो हम उसे कहेंगे वॉइड एग्रीमेंट। अब हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे, कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमारी जगह जगह इस्तेमाल होंगे। पहला कीवर्ड है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? ऐसा एग्रीमेंट जो गलत है। आपको पता है एग्रीमेंट चल के कॉन्ट्रैक्ट तक जाता है। पहले एग्रीमेंट होता है, फिर बाद में उसमें कोई लीगल बाइंडिंग वगैरह ऐड होती है और वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर एग्रीमेंट है ही गलत तो मैं कहूंगा वो वॉइड एग्रीमेंट है। इसका मतलब है कि अगर एक वॉइड एग्रीमेंट है तो वो कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट को जनरेट नहीं कर सकता। अगर एक वॉइड एग्रीमेंट है तो कभी भी वो एक जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। वॉइड एग्रीमेंट से मुराद है एक ऐसा एग्रीमेंट जो खराब एग्रीमेंट है। क्यों खराब हो सकता है? शायद गैर कानूनी है। ए ने बी से कहा कि अगर तुम फलाना बंदा कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगा। बी ने मनोअन मान लिया, सारी शर्तें भी पूरी हो गई, लेकिन इलीगल है, तो हम कहेंगे ये वॉइड है। वॉइड ज़रूरी नहीं कि गैर कानूनी चीज़ हो। ए ने बी से कहा कि अगर तुम मुझे तारे तोड़ के ला के दो तो मैं तुम्हें जो है वो 5 लाख रुपए दे दूँ। अब ये एक इम्पॉसिबल एग्रीमेंट है, तो इम्पॉसिबल की वजह से भी वॉइड हो सकता है, इलीगल की वजह से भी वॉइड हो सकता है, किसी और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी वॉइड हो सकता है। तो वॉइड का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो लीगल नहीं है, जो कारामद नहीं है, एक ऐसी चीज़ जो कि सही से नहीं चल रही, उसे हम कहेंगे वॉइड एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट अगर वॉइड है तो हम उसे कहते हैं कि ये शुरू से ही गलत है। वॉइड के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो। कभी कभी ना लॉ में कुछ लैटिन, कुछ ग्रीक वर्ड्स वगैरह भी आ रहे होते हैं। ये लैटिन वर्ड एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही, बचपन से ही। एक बंदे को हम कहते हैं यार तुम अच्छे आदमी थे अब खराब हो गए हो, वो है वॉइड, खराब हो गया है। और अगर मैं कहूँ वॉइड एब इनिशियो, वो था ही हमेशा से गलत। तो वॉइड एब इनिशियो का मतलब है शुरू से गलत, और वॉइड का मतलब गलत हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वॉइड एब इनिशियो नहीं हो सकता। क्यों? अगर एग्रीमेंट वॉइड था तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, और अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो इसका मतलब है बनते वक्त कॉन्ट्रैक्ट सही था। बाद में फॉर एग्जांपल ए ने बी से कहा कि तुमसे मैंने जो है वो गाड़ी इंपोर्ट करवानी है, तुमने मुझे फलाना गाड़ी इंपोर्ट करके देनी है, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब एग्जीक्यूट होने लगा तो गवर्नमेंट ने गाड़ियों की इंपोर्ट बैन लगा दिया।
तो ये वॉइड एब इनिशियो नहीं था, ये शुरू से गलत नहीं था, आगे जाके कुछ ऐसा हुआ जिससे ये गलत हो गया। तो वॉइड एग्रीमेंट को हम वॉइड एब इनिशियो भी कह सकते हैं, जो शुरू से ही गलत था। जब एग्रीमेंट में ही कोई टेक्निकल मसलों मसाइल थे, कोई लीगल मसले थे, कोई पॉसिबिलिटी के मसले थे, तो वॉइड एब इनिशियो है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जो बाद में जाके वॉइड हो गया। अल्फाज देखते हैं, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। एक ऐसा एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी, ऐसा एग्रीमेंट जो बाय लॉ एनफोर्सेबल नहीं है, ऐसा एग्रीमेंट जो कि कारामद नहीं है, ऐसा एग्रीमेंट जिसको लागू नहीं किया जा सकता। क्यों? इम्पॉसिबल है, क्यों इलीगल है, क्यों उसमें कोई और टेक्निकल मसला है। वो मसले क्या होंगे वो हम आगे पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। तो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, और अगर एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो वॉइड एग्रीमेंट क्या है? जो एनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो। क्यों ना हो? कई वजह हैं, मैंने सिर्फ एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन आगे चल के हम इस पर बड़ी डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह। नोटिस दैट, वो बताना चाह रहे हैं कि नोट करो कि वॉइड एग्रीमेंट जो है ना वो वॉइड एब इनिशियो हुआ करेगा, यानी कि वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, वो शुरू से ही वॉइड होगा। ये बात समझ आई? तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल नहीं रहा, सीज मतलब रुक जाना, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि था सही और अब किसी वजह से रुक गया है, वो वॉइड है। बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। एक कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहा था, अब किसी वजह से अगर वो रुक गया है, तो जब वो रुक गया और अब वो एनफोर्सेबल नहीं रहा, अब वो अचानक से इम्पॉसिबल हो गया, अब वो अचानक से इलीगल हो गया, अब उसमें अचानक से कोई मसला आ गया, तो उस दिन हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो एग्रीमेंट वॉइड होता है और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, ये शुरू से वॉइड नहीं होता। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे ये वॉइड हो जाता है। और एग्रीमेंट शुरू से वॉइड हो सकता है, अगर एक एग्रीमेंट ही गलत है, बुनियादें ही उसकी गलत हैं, तो वो हमेशा से वॉइड होता है। तो वॉइड एग्रीमेंट समझ आ रहा है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नोट करें कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, बट सब्सिक्वेंटली इट सीजेस टू बी, बाद में एनफोर्सेबल नहीं रहा। तो आगे हमारी किताब में ना जगह जगह ये लफ्ज़ आएगा, ये वॉइड एग्रीमेंट है, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमें समझ आना चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो सिंपल, एक सादा कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है कि एक प्रॉपर एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट जो शुरू से ही गलत है, वॉइड एब इनिशियो। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरू में ठीक था, सब्सिक्वेंटली उसमें कुछ ऐसा हुआ कि वो खराब हो गया। यहां तक सारी बात समझ आ रही है? फिर एक फिनोमेना आता है वॉइड एबल, वॉइड नहीं, वॉइड एबल। जैसे हम कहते हैं ना डूएबल, परमिजेबल, एक ऐसी चीज जो हो सकती है। वॉइडेबल जो वॉइड हो सकता है। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है, एक मजलूम के साथ जुल्म, दो पार्टीज होती हैं, एक पार्टी दूसरे के साथ जुल्म कर देती है, धोखा दे देती है उसे, उसके हक तल्फ कर लेती है। अदालत उस मजलूम पार्टी को ये ऑप्शन देता है कि तुम बताओ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करना है या तुम बताओ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रखना है। यानी कभी कभी मजलूम को ये इख्तियार मिलता है कि वो ये तय करे कि ये कॉन्ट्रैक्ट वो मनसूख करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अगर उसके साथ ज़्यादा जुल्म हुआ और वो चाहता है कॉन्ट्रैक्ट अभी ख़त्म हो और मुझे मेरी तलाफ़ी मिले, मुझे डैमेजेस मिलें, जो मेरा नुकसान हुआ है वो पूरा होके मिले, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कह देगा कि ये वॉइड हो गया। और अगर वो समझे कि ठीक है चलो जुल्म हुआ था लेकिन इस वक्त अब कॉन्ट्रैक्ट में मुझे फ़ायदा हो रहा है। ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल हमने फ्रंट ऑफिस में आपको कहा कि जी आपको क्लास मिलेगी, ऐसा होगा, बीच में टेस्ट होंगे, और 5 दिन गुजर गए और टेस्ट ही कोई नहीं हुआ, आपके साथ जुल्म हो गया, आपके साथ झूठ बोला गया था, आपको वॉइडेबल ऑप्शन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि अब आप चाहें तो कहें मेरा कॉलेज से किया गया कॉन्ट्रैक्ट मैं मनसूख करता हूँ, मुझे मेरे सारे पैसे दें, मेरा हर्जाना अदा करें, आप मेरे 5 कीमती दिन खा गए मेरी ज़िंदगी के, मैं जा रहा हूँ। ये आपने ऑप्शन एक्सरसाइज की वॉइड। और हो सकता है आप कहें कि अच्छा देखो आप टेस्ट नहीं ले रहे, देखो अगर आप 1-2 दिन बाद टेस्ट लेना शुरू कर दो तो मैं चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट चलता रहे क्योंकि इसमें मेरा फ़ायदा भी है। यानी कि अब हमने नहीं डिसाइड करना है कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट मनसूख हो रहा है या नहीं हो रहा,
हमने नहीं डिसाइड करना कि आपको पैसे मिले या ना मिले, आपने डिसाइड करना है अदालत में जाके, और आपने उन्हें कहना है कि जी मेरे साथ जुल्म हुआ है लेकिन मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि अगर ये मेरी ये 2 बातें मान लें तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करूँ। तो मजलूम हैज़ द ऑप्शन कि वो चाहे तो इसको वॉइड कह दे और चाहे तो वैलिड। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज। पार्टीज में से किसी एक आध की तरफ से, अगर तो 2 बंदे हैं तो एक बंदे की तरफ से एनफोर्सेबल होगा, अगर 4 बंदे हैं, 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, तो हो सकता है इन दोनों की तरफ से। तो एनी वन और मोर ऑफ द पार्टीज की तरफ से एनफोर्सेबल हो, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। जब एक कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी की तरफ से एनफोर्सेबल हो और दूसरे की तरफ से ना हो, या 1-2 बंदे उस तरफ है उनकी तरफ से एनफोर्सेबल हो और 1-2 बंदे जो दूसरी तरफ है उनकी तरफ से एनफोर्सेबल ना हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। डर गए, इन्होंने कहा बच्चों को समझ नहीं आएगी, ब्रैकेट में बताया। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड मुतासरा पार्टी, मजलूम पार्टी। मजलूम पार्टी के ऑप्शन पे वॉइडेबल है एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टी। जालिम पार्टी, फ्रॉड करने वाली पार्टी, जिसने फॉल्ट किया है, डिफॉल्ट किया है, उसके एंड से नहीं है। तो वॉइड एग्रीमेंट है जो शुरू से गलत था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जो ठीक कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है जो शुरू में ठीक था बाद में किसी वजह से गलत हो गया, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लोगों को ये ऑप्शन मिल गई कि चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कहो, चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दो। ये इन सब के यूज आगे इस्तेमाल होते रहेंगे, लेकिन अभी हमने जितनी डिस्कशन की है उसमें कोई कंफ्यूजन, सारी बात क्लियर है? ठीक है जी जी बताइए। वॉइडेबल में वॉइडेबल क्या है? वॉइडेबल हमें बताएंगे किबला। वॉइडेबल क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि फर्ज को 2 पार्टीज हैं, ठीक है, तो उनमें जो एक पार्टी है उसने किसी दूसरी पार्टी की हक तलफी कर ली है। ठीक हो गया। दूसरी पार्टी की हक तलफी हुई है, उसके पास राइट है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करे, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, या अगर उसको महसूस हो रहा है कि कोई बेनिफिट उसे मिल सकते हैं, ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैसे चले। ठीक। यानी कि किसी के साथ जुल्म हो गया तो अदालत बीच में पड़ती है और वो कह देती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम ख़त्म नहीं कर रहे, मजलूम को बुला के कहते हैं यार तुम बता दो, तुम्हारे पास वॉइडेबल ऑप्शन आ गया। वॉइडेबल, तुम चाहो तो वॉइड कर सकते हो। अगर वो कहेगा जी मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, वो कह देगा ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर वो कहे कि मैं आगे चलना चाहता हूँ तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो वॉइड भी हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है, एट द ऑप्शन ऑफ किसके कहने पे? मजलूम के कहने पे, एग्री पार्टी के कहने पे। जी जी, वॉइड एग्रीमेंट हमेशा वॉइड एब इनिशियो होगा। वॉइड एग्रीमेंट शुरू से ही गलत होता है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में हम एब इनिशियो नहीं बोलेंगे। और उन्होंने कहा नोटिस दैट वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है, यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग ही वॉइड है, शुरू से ही गलत है। जी जी, ये भाई ने कहा अक्सर लफ्ज़ के साथ सेक्शन लिखे होते हैं, कई दफ़ा कोई हेडिंग लिखी होगी उसके साथ लिखा होगा सेक्शन फलाना, ये लॉ का रेफरेंस होता है। आईकैप क्या करता है अपनी किताब में जब नोट्स बनाता है तो उसको रेफ़र कर देता है। हम भी बीच में कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर जगह डिलीट कर दें, लेकिन कुछ जगह रेफरेंस रह जाते हैं। तो इस रेफरेंस का मतलब सिर्फ ये है कि जो ओरिजिनल लॉ है जहाँ से ये आया है, बाद में तो नोट्स में किताब डिस्कशन कर रही है, वहाँ इस सेक्शन का नंबर ये था। ये नंबर हमने बिल्कुल भी याद नहीं करने होते, ना आईकैप ने कभी पूछे हैं और ना वो पूछना बनता है, तो क्योंकि लॉ के सेक्शन नंबर हमारे लिए काम की चीज़ नहीं है, जो वो बात बता रहे हैं वो काम की चीज़ है। डन। स्टेप 1 हुआ, हम लोगों ने चंद वर्ड समझे, वॉइड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब एसेंशियल्स की हम बात करेंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स। एक कॉन्ट्रैक्ट सही तब होगा जब उसमें 7 फीचर्स हों। 2 फीचर हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस। तो ये चैप्टर चूंकि चैप्टर 2 खत्म हो गया था तो उससे आगे की बात कर रहे हैं। 5 मजीद एसेंशियल्स इन्होंने बताए हैं। उन्होंने कहा 5 बातें होंगी, इन 5 में से 3 इसी चैप्टर में पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह हम, और 2 हम इससे अगले वाले चैप्टर में पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। एग्रीमेंट इज मेड बाय फ्री कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज। फ्री कॉन्सेंट, आज़ाद रजामंदी हो,
यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तब सही माना जाएगा। अब अगेन इन अल्फाज पे ज़्यादा भी परेशान नहीं होना, इन पे पूरा पूरा यूनिट पढ़ेंगे हम इन सब पे इंशाल्लाह। फ्री कॉन्सेंट का मतलब है कि जो दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए ने बी से कहा कि भाई मुझे आपसे ऑरेंजेस चाहिए, मैं आपको 100 रुपये दूंगा और मुझे आपसे 5000 किलो ऑरेंजेस चाहिए, और बी मान भी गया। क्यों? बी की कनपट्टी पे रिवॉल्वर रखा हुआ था, क्या करता बेचारा? तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, साइन भी मौजूद है, ए ने ऑफर भी दे दी, बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, सब कुछ है, कंसिडरेशन भी मौजूद है, लेकिन फ्री कॉन्सेंट नहीं है, आज़ादी नहीं थी दिमाग के पास, फंसा हुआ था, मजबूर था, टेंशन में था, डरा हुआ था। तो दो पार्टीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब दोनों का जहन आज़ाद होगा। जहन आज़ाद के ऊपर हम काफ़ी लंबी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर 4 में। पार्टीज मेकिंग द एग्रीमेंट आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज कंपिटेंट भी होनी चाहिए, पार्टीज इस काबिल हों कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। ऐसा ना हो कि दो छोटे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हों, वो तो ज़हनी तौर पे इस काबिल नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। पार्टीज जो है उनका जहनी तवाज़ुन ठीक होना चाहिए। पार्टीज जो है वो ऐसे लोग ना हो जिनको लॉ ने मना किया हो कि इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो पार्टीज इस पोजीशन में हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, उनको इजाज़त हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। तो एक तो जहनी तौर पे आज़ाद हो, दूसरा उनको कानून की तरफ से इजाज़त हो। जैसे कानून छोटे बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाज़त नहीं देता, तो कानून ने इजाज़त भी दी हुई हो। अब ये इन तीन के ऊपर हमने इस चैप्टर में डिस्कशन करनी है इंशाल्लाह। एग्रीमेंट में लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन याद है वो कमर्शियल चीज़ है, तो वो कंसिडरेशन होनी चाहिए प्लस वो लॉफुल भी होनी चाहिए। ए ने बी से कहा मैं आपको 3 लाख दूंगा, आपने फलाना बंदे का मर्डर करना है, तो ये भी तो एक कमर्शियल चीज़ ही है ना, एक बंदे का कत्ल करवाया और पैसे दे दिए, तो कॉन्ट्रैक्ट तो कमर्शियल था लेकिन कंसिडरेशन लॉफुल नहीं थी। तो कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, इस पर भी पूरा यूनिट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर जो मकसद है वो लॉफुल होना चाहिए, पर्पस लॉफुल होना चाहिए। ए ने बी से कहा कि मुझे आपसे 70,000 किलो गंदम चाहिए, बी ने दे दी। गंदम खरीदने में कोई मसला नहीं है, गंदम एक खरीदी जाने वाली चीज़ है, इलीगल एक्टिविटी भी नहीं है, लेकिन वो भाई साहब इसलिए ख़रीद रहे थे कि मुल्क में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें और जो बहरान आया उसका फ़ायदा उठा के लोगों को ब्लैक में गंदम दे। ऑब्जेक्ट गलत था, कंसिडरेशन ठीक थी, गंदम भी हलाल चीज़ है, सही चीज़ है, जेन्युइन चीज़ है, लीगल चीज़ है, और जो पैसे दिए वो भी उसने पूरे दिए। जहनी दबाव भी कोई नहीं था, पार्टीज़ कंपिटेंट भी थी, लेकिन ऑब्जेक्ट गलत था, मकसद गलत था। तो मकसद भी सही होना चाहिए, मकसद के ऊपर हम थोड़ी देर में इंशाल्लाह डिस्कशन कर रहे होंगे। देन वो एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है उसमें कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिसको लॉ ने खुद ही से एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया भाई ये वाला एग्रीमेंट मना है। लॉ ने 8 एग्रीमेंट्स की लिस्ट दे दी है कि ये 8 एग्रीमेंट्स नहीं हो सकते, उनमें से 5 हमारे सिलेबस में कि ये वाले एग्रीमेंट किए ही नहीं जा सकते। तो जिसको लॉ ने कह दिया ये नहीं किए जा सकते, उसकी बेस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स बताओ, तो कॉन्ट्रैक्ट के 7 एसेंशियल्स हमारी किताब ने डिस्कस किए हुए हैं। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें सही ऑफर हो, उसकी शराइत पूरी हो। देन नंबर 2 सही एक्सेप्टेंस हो, उसकी शराइत पूरी हो। नंबर 3 फ्री कॉन्सेंट हो, जहनी आज़ादी हो पार्टीज़ के पास। नंबर 4 पार्टीज़ कंपिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। नंबर 5 कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए, सही जेन्युइन होनी चाहिए। नंबर 6 ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, मकसद भी सही होना चाहिए। और नंबर 7 लॉ ने मना ना किया वो हो, लॉ की एक लिस्ट है कि ये वाले काम आप नहीं कर सकते, उस लिस्ट में ना आ रहा हो, वो एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 के 2 हिस्से हैं, एक में हम फ्री कॉन्सेंट पढ़ेंगे इंशाल्लाह और एक में हम पढ़ेंगे एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स। चैप्टर 3 के 3 हिस्से हैं और हम इन 3 को पढ़ेंगे, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट। तैयार है? यहाँ तक किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन? जी, एग्रीमेंट उस लिस्ट में नहीं है विच इज़ एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय लॉ। लॉ ने फॉर एग्जांपल कह दिया ये 8 तरह के एग्रीमेंट आपने नहीं करने हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि जी कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड होगा जब ये शर्त हो, ये शर्त हो, ये शर्त हो, ये शर्त हो और उन 8 में से ना हो।
जो लॉ ने मना कर दिया है। यानी कि आपका एग्रीमेंट वो वाली लिस्ट ऑफ ममनू एग्रीमेंट्स में ना हो जो गवर्नमेंट ने कह दिया खबरदार ये एग्रीमेंट कोई नहीं करेगा। तो हम उस चैप्टर में जाके वो लिस्ट देखेंगे कि वो कौन सा एग्रीमेंट है जो मना कर दिए हैं, और फिर हम वो वाला एग्रीमेंट नहीं किया करेंगे। जी ऑल डन। एक स्टेप आगे चलते हैं, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करते हैं। टाइम कितना है? हाँ ठीक है। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन है जो कंपिटेंट है? अब हम एक यूनिट पढ़ रहे हैं कंपिटेंसी, इसको हम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज भी बोलते हैं और कंपिटेंस ऑफ पार्टीज भी बोलते हैं। कोई भी एक शख्स इस काबिल है या नहीं कि वो दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर सके, लॉ कहता है 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, वो एज ऑफ मेजॉरिटी पे पहुंचा हो, वो छोटा बच्चा ना हो, वो बड़ा हो, जहनी तवाजुन सही, वो बड़ा हो और वो जहनी तौर पे आज़ाद हो, वो अपने फैसले कर सकता हो। नंबर 2, वो पागल ना हो या उसका जहनी तवाजुन ठीक होना चाहिए, वो अपने मामलात को समझ सकता हो। अब चाहे बड़ा हो और जहनी तवाजुन ठीक नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तीसरा, लॉ ने 3-4 तरह के लोग डिफाइन किए हैं कि खबरदार इनसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, तो वो उस लिस्ट में ना आता हो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जी कॉन्ट्रैक्ट कौन लोग कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि जी 3 तरह के लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। नंबर 1, हु आर ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी की एज, माइनर ना हो, छोटे बच्चे ना हो, बड़ी एज के हों। अभी इन तीनों पे अलग अलग बहस भी होगी। मेजॉरिटी की एज को पहुंचे हुए हों उस लॉ के मुताबिक टू विच ही इज सब्जेक्ट, जिस लॉ को वो फॉलो करते हैं उस लॉ के मुताबिक वो एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंचे हों। एंड और क्या होना चाहिए? साउंड माइंड होने चाहिए, जहनी तवाजुन ठीक होना चाहिए। एंड क्या होना चाहिए? नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, जिस लॉ को वो फॉलो करते हैं उस लॉ ने उन्हें मना ना किया हो कॉन्ट्रैक्ट करने से। जिस लॉ को वो फॉलो करते हैं उसने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करने से मना ना किया हो। तो अब ये 3 बातें हैं। मुझे समझना ये है कि एज ऑफ मेजॉरिटी या माइनर किसे कहते हैं, फिर मुझे समझना ये है कि साउंड माइंड किसे कहते हैं, और फिर मुझे समझना ये है कि वो कौन से लोग हैं जिनको लॉ ने मना कर दिया कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। यहाँ तक बात समझ आई? तो हु आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जिनमें 3 फीचर्स तीनों के तीनों पाए जाते हों, वो मेजॉरिटी की एज भी रखते हों, साउंड माइंड भी हो, डिस्क्वालिफाइड भी ना हो, उनको मना भी ना किया गया हो। यहाँ तक क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं एज ऑफ मेजॉरिटी की। एज ऑफ मेजॉरिटी, कौन सी एज को हम कहेंगे कि ये बंदा माइनर है या ये मेजर हो गया है? नॉर्मल केस में 18 साल। जब उसकी 18वीं सालगिरह होगी, रात 12 बजे जब 18th हैप्पी बर्थडे होगी, क्योंकि लोग साल की जो गिनती करते हैं वो भी बड़ा, वो अक्सर उसके 19वें साल को जो है वो 18वां साल कंसिडर कर लेते हैं। जब वो पूरे 18 साल का हो जाए, रात 12 बजे जैसे ही सुई पे सुई चढ़ी, ये बच्चा अब आज़ाद हो गया है, ये कानूनी एतबार से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये 11:55 पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था और ये 12:01 पे कॉन्ट्रैक्ट करने की लीगल पावर रखता है। पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यू मस्ट बी मैच्योर, और मैच्योरिटी का ताल्लुक इन्होंने एज से लगाया और इन्होंने एक एज डिफाइन कर दी कि आप 18 साल के जैसे ही होंगे, आप मेजॉरिटी की एज को पहुंच गए, उसके बाद आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी 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 देखिए, एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो 0 ईयर का होता है। जब उसकी पहली सालगिरह आती है, वो 1 साल का हो जाता है। हम अक्सर कह देते हैं ये पहले साल में है, पहले साल में हो कहना और बात है। 1 साल का हो जाना मतलब उसने 0 से 1 तक पूरा सफ़र गुजारा हो। तो जब उसकी पहली बर्थडे आएगी पैदा होने के बाद, वो 1 साल का हुआ है, अगले साल 2 साल का होगा। तो जिस साल 18वीं सालगिरह आएगी उसके बाद बेसिकली वो 19वें साल में लग गया है। 18 साल एंड, 18 साल स्टार्ट नहीं, 18 साल एंड जिस डेट पे हो रहे होंगे, यानी कि जब इसका 18वां साल पूरा हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो जब उसकी फर्स्ट बर्थडे आती है तो उसका पहला साल कंप्लीट हुआ होता है। तो वो आने से पहले हम उसको 1 साल का नहीं कहते, हम कहते हैं पहले साल में है।
तो जो 18वें साल में हो, यानी कि 17 हैप्पी बर्थडेज गुजर गई हो और 18वां साल उसका गुजर रहा है, वो अभी मेजर नहीं है। जब उसकी 18वीं, इसीलिए मैंने कहा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होती है, 18वीं सालगिरह 18th हैप्पी बर्थडे जिस दिन है उसकी, उस तारीख में जो रात 12 बजे का टाइम है, पिछली रात 12 बजे का टाइम, आपको पता है कि जो ईस्वी कैलेंडर है रात 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। तो आज अगर 11 तारीख है तो आज 12:01 पे 12 तारीख शुरू हो जाएगी। तो दिन बाद में आता है, लेकिन पिछली रात 12 बजे से वो दिन शुरू हो जाता है। इस्लाम में मगरिब से शुरू हो जाता है और ईस्वी सिस्टम में रात से शुरू हो जाता है अगला दिन। तो जब उसकी 18वीं सालगिरह का दिन 12 बजे अचानक से स्टार्ट होगा, उस वक्त वो हो जाएगा मेजर, वो पहुंच गए एज ऑफ मेजॉरिटी को। अब वो अपने फैसले कर सकता है। फिर लॉ को अचानक से ख्याल आया कि कुछ बच्चे जो है वो इस तरह के भी होते हैं जिनका कोई कफ़ील अपॉइंटेड होता है। कफ़ील क्या होता है? एक बच्चे के वालिदैन की डेथ हो गई फ़र्ज़ करें, अदालत ने कहा जी इसका ये चाचा जो है इसको पालेगा बच्चे को, और ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो फिर उस बड़ा होने के बाद ये अपने एसेट्स के मामलात खुद से कर सकता है। तो मज़े की बात है कि वो कफ़ील को थोड़ा बहुत ख़र्चा पानी मिल रहा होता है उस बच्चे को पालने के लिए, लेकिन बच्चे की जो प्रॉपर्टी है वो बच्चा खुद भी डील नहीं कर सकता 18 साल से पहले। वो तो 18 साल का होगा तो मेजर होगा। तो हुआ ये कि लॉ को लगा कि जब एक बच्चे पे कफ़ील अपॉइंटेड है तो कफ़ील क्या कर रहा होगा, जब ये बच्चा 18 साल के आसपास पहुंचेगा ना तो बहुत ज़्यादा ही शफीक हो जाएगा, अचानक से बहुत ही से प्यार किया करेगा, डेली 2 चॉकलेटें ला के खिलाया करेगा, और इसके सामने अक्सर इसको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा कि बेटा तेरा चाचा तो बूढ़ा हो गया तुझे पालने के चक्कर में, मैं तो अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, लेकिन कोई बात नहीं, ज़ाहिर है तुम भी तो बड़े हो के सोचोगे अपने चाचे के बारे में, हो सकता है तुम्हारे जहन में आए कि चाचा ने इतनी खिदमत की है तो तुम अपनी आधी प्रॉपर्टी शायद मुझे देना चाह रहे हो या कुछ और इस तरह से। तो लॉ को लगा कि जो 18 साल वाला बच्चा है ये कानूनी तौर पे तो ठीक था, लेकिन ये इमोशनली तौर पे ना 18 साल इतनी बड़ी एज नहीं है जिसमें ये अपने चाचे को इनकार कर सके, तो कहीं इस कफ़ील इसके इमोशंस का फ़ायदा ना उठा ले। तो लॉ ने एक रूल रख दिया कि अगर किसी बच्चे पे कफ़ील अपॉइंटेड है तो वो 21 साल की एज में मेजर होगा। उन्होंने पूरा हिसाब लगाया कि कौन सी एज में बच्चा बदतमीज़ हो जाता है, ठीक है। तो उन्हें लगा कि 21 साल का बच्चा जो है ना ये इतना को बदतमीज़ बच्चा है कि ये अपने चाचे से कहेगा हाँ तो क्या हुआ, अदालत खर्चा देती थी आपको। तो वो जो 18 साल का बच्चा है लॉ को लगा वो थोड़ा छोटा बच्चा है। तो अब रूल क्या है, एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है, आप बताएंगे। नॉर्मल केस में एज ऑफ मेजॉरिटी है 18 साल, और अगर एक बच्चे पे कफ़ील अपॉइंटेड है, केयर टेकर अपॉइंटेड है अदालत की तरफ से, तो वो बच्चा 21 साल की एज में एज ऑफ मेजॉरिटी पे पहुंचेगा, तो वो 21 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा। तो जहाँ गार्डियन अपॉइंटेड है माइनर का तो 21 साल एज है, नॉर्मल केस में 18 साल। इन्होंने एक कानून का रेफरेंस दिया, मेजॉरिटी एक्ट 1875 के मुताबिक एज ऑफ मेजॉरिटी एक पर्सन जो पाकिस्तान में डोमिसाइल्ड है, पाकिस्तान का रहायशी है, वो 18 साल की एज में बड़ा हो जाता है। जी नहीं, असल में फादर तो फादर है। गार्डियन का मतलब ही ये है कि जब आपके पेरेंट्स नहीं हैं फॉर सम रीज़न, हो सकता है सेपरेशन हुई हुई हो सकता है मर गए हो सकता है कोई और पागलपन हो या कुछ ऐसा हो कि बच्चे को पाल ना सकते हो, तो गार्डियन, अगर एक गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है उसके मुताबिक एक गार्डियन अगर अपॉइंट हुआ है तो फिर रूल ये है कि जिस बच्चे की परवरिश गार्डियन कर रहा होगा वो बच्चा एज ऑफ मेजॉरिटी पे 18 साल में नहीं पहुंचेगा, 21 साल में पहुंचेगा, वही 21वीं सालगिरह। सर अगर फादर ना हो लेकिन मदर हो तो वो गार्डियन कंसीडर होगी? जी, असल में बात ये है कि पेरेंट्स, मैंने अभी बार बार बात की कि पेरेंट्स जो है वो गार्डियन नहीं होते। तो वालिद और वालदा ये आपके पेरेंट्स हैं, इन दोनों के साथ भी आप रह सकते हैं, इनमें से किसी एक के साथ भी रह सकते हैं, ये टेक्निकली गार्डियन नहीं है। गार्डियन इज़ इनके अलावा अगर कोई वो हो। और अगेन हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो हमने देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने हमें क्या चीज़ डिफाइन की है। इन्होंने वर्ड गार्डियन हमें नहीं समझाया, हमें गार्डियन का कानून नहीं बताया, ये नहीं बताया कि कौन से बच्चे को गार्डियन की ज़रूरत है, कौन से बच्चे को गार्डियन की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या हमारे लॉ में ये अक्सर होगा, हम एक लॉ पढ़ रहे होंगे, अचानक से आप एक और लॉ के अंदर उतर के सोचना शुरू कर देंगे, फिर ब्रेक लगानी है, वापस पीछे आना है। गार्डियन किसे कहते हैं हमें नहीं पता, गार्डियन का कानून क्या है हमें नहीं पता, कौन से बच्चे को गार्डियन की ज़रूरत है हमें नहीं पता, लेकिन जिस बच्चे पे गार्डियन अपॉइंटेड है वो 21 साल की एज में बड़ा होता है।
तो अब ये ICAP हमें बताएगा अपने सवाल में कि एक ऐसा बच्चा है जिस पर गार्डियन अपॉइंटेड है। वो ऐसा नहीं होगा कि वो एक सिचुएशन बताएगा कि एक बच्चा, उसके वालिदैन लड़ते बड़े थे, अब बताओ वो बच्चा कब बड़ा होगा। तो अब आप कहेंगे अच्छा बहुत लड़ते थे, फिर वो अदालत में जाएंगे, फिर उनके इस तरह से झगड़ा होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ये वकील आके ऐसे बात करेगा, वो वकील ऐसे बात करेगा, फिर एक गार्डियन अपॉइंट होगा, अब वो 21 साल की एज में बड़ा होगा। तो ऐसे नहीं करना, हमने इतना दूर नहीं निकल जाना। गार्डियन अगर होगा किसी भी रीज़न से तो बच्चा 21 साल की एज में बड़ा तस्वुर किया जाएगा। अगर वो 18 साल होने में एक दिन था और कुछ इस तरह का मसला बन गया और अदालत को लगा कि गार्डियन की ज़रूरत है, नॉर्मली अदालत को एक आध दिन पहले नहीं लगना, छोटे बच्चों के केस में लगता है, जो बहुत छोटे से बच्चे होते हैं और उनके इस तरह से डेथ हो जाती है वालिदैन की या कुछ और। तो अगर तो गार्डियन अपॉइंट हुआ हुआ है किसी वजह से, अब हमने ये नहीं सोचना कि गार्डियन क्यों अपॉइंट किया होगा उन्होंने, अगर किया होगा तो 21 साल। और अगर आपको पता लगे कि एक बंदा है जिसका कोई गार्डियन अपॉइंटेड नहीं है अदालत की तरफ से, तो फिर 18 साल। सर जो आपने एग्जांपल दी कि गार्डियन ने जो है प्रॉपर्टी की आपने एग्जांपल दी, जी जी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अपने गार्डियन से ना करे और बाहर की कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, वो छोटा बच्चा है ना, उसे कोई भी बेवकूफ़ बना लेगा। इमोशनली हाँ, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेना तो नुकसान सामने वाली पार्टी को है। अगर वो अदालत में जाके कहते मैं तो छोटा था, मुझे तो बेवकूफ़ बना दिया इन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट वापस। और अगर अदालत में जाके कोई बड़ा कह दे कि इसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, तो कहेंगे अब काका अब तो कुछ नहीं हो सकता, अगर तुम्हें बच्चा बेवकूफ़ बना गया तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे साथ होना चाहिए था। तो अजीब सा रूल है, अगर कोई माइनर किसी बड़े के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो फंसता बड़ा है। माइनर कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को वापस ले सकता है, ये कैसे कि ये वॉइड एग्रीमेंट है। वो बड़ा अगर कहे कि मेरे साथ हक तलफी हुई है, जुल्म हुआ है, इसने मुझे धोखा दिया है, इसने मुझे वर्गलाया था, इसने मुझे कंफ्यूज किया था, तो अदालत कहेगी ये तो छोटा सा बच्चा है जी, ये तो आपको पता है छोटा बच्चा है, जाने दें, बच्चे को क्या करना है। अगर एक बच्चा किसी बड़े के साथ मिल के एग्रीमेंट करे किसी थर्ड पर्सन से, तो बड़ा जिम्मेदार, बच्चा जिम्मेदार नहीं। बच्चा किसी बड़े से एग्रीमेंट करे, बड़ा जिम्मेदार, बच्चा जिम्मेदार नहीं। बच्चे पे केस नहीं हो सकता, बच्चा केस कर सकता है। बच्चा तो बच्चा है ना, उसको बचाने के लिए लॉ मौजूद है, लेकिन उसका नुकसान करने के लिए लॉ मौजूद नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त बड़ी अच्छी तरह से समझना होगा। इवन यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर एक बंदा फ्रॉडुलेंटली अपने आप को साबित करे, शो करे या आपको बताए कि मैं बड़ा हूँ जबकि वो बड़ा ना हो, तो भी जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि वो तो बच्चा था, वो तो शरारत कर रहा था, तो फंसता बड़ा है। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब ये है कि वो जो अरेंजमेंट हुआ था वो वॉइड था, ठीक है, वो एग्रीमेंट ही वॉइड है। जो माइनर के साथ हुआ वो एग्रीमेंट ही वॉइड है, लेकिन इन्होंने एग्रीमेंट किया और एक दूसरे से रुपए पैसे भी ले लिए, कोई एक दूसरे के साथ और डील भी कर ली। अब उसके बाद वो बंदा कहता है कि जी ये बच्चा एक वॉइड एग्रीमेंट करके मेरे से पैसे ले गया, मुझे ये पैसे दिलवाएं, तो वो उस पैसे को इतने आराम से रिकवर नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये समझा जाएगा कि ये तो शरारती सा बच्चा है, इसने तो कुछ शरारत की थी। तो बच्चे को लॉ ने थोड़ा सा प्रोटेक्शन ज़्यादा दी है। यानी अगर हम बच्चे के बारे में पढ़ें तो कहते हैं एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। अब यहाँ पे इफ माइनर एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट जॉइंटली विद अ मेजर पर्सन, अगर माइनर किसी मेजर के साथ जॉइंटली एग्रीमेंट कर लेता है, then such agreement can be enforced against the major person who has jointly promised to perform। अगर एक बच्चा एक बड़े के साथ मिलके किसी के साथ डील करता है तो ये एग्रीमेंट एनफोर्स किसके अगेंस्ट हो सकता है? उस बड़े के अगेंस्ट। इफ माइनर रिप्रेजेंट फ्रॉडुलेंटली और अदरवाइज दैट ही इज एज ऑफ मेजोरिटी, माइनर फ्रॉडुलेंटली या किसी भी और तरीके से ये साबित कर देता है कि मैं एज ऑफ मेजोरिटी पे हूँ, एंड इंड्यूसेस अनदर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरे को कन्विंस करता है कि आओ कॉन्ट्रैक्ट में चलें, even then he will not be liable, वो लाइबल नहीं होगा। आगे एक जुमला लिखा हुआ है रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई, और इससे पहले कि आप घबरा के कहें सर ये क्या है, एक ट्यूटर नोट लिखा हुआ है वी वुड बी डिस्कसिंग एस्टॉपल इन लेटर चैप्टर्स। तो ये एक जुमला बीच में आ गया। दो तीन ऐसे जुमले हैं जो अभी हम नहीं पढ़ रहे, ये वाला सेंटेंस एस्टॉपल वाला, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस, ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ये आप अपने पास नोट कर लें। हमने पहला सेंटेंस पढ़ना है, फिर हमने
चौथा सेंटेंस पढ़ना है, पांचवा सेंटेंस पढ़ना है, पांचवें का एंड नहीं पढ़ना और दूसरा तीसरा नहीं पढ़ना। इसमें कुछ रूल रेटिफिकेशन के, इंसॉल्वेंसी के, कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आगे चल के ज़रा ज़्यादा समझ आएंगी। किताब यहाँ कोशिश करिए कि माइनर के बारे में सब कुछ इकट्ठा बता दे, लेकिन हमने इतना जज्बाती नहीं होना, हमने तसल्ली से समझ के चलना है। तो माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड है। माइनर किसी बड़े के साथ मिलके एग्रीमेंट करे तो बड़ा फंसेगा। माइनर किसी को बेवकूफ़ बना के भी एग्रीमेंट कर ले तो भी वो बड़ा ही फंसेगा। माइनर के बारे में अदालत कहेगी कि ये छोटा बच्चा है, जाने दो, इसको क्या कहना, ये तो भोला भाला था, इसको तो पता ही नहीं था। डन। यहाँ पे कट ऑफ लगाते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं। 4:08, 4:20, 12 मिनट सही है या 4:22? 25 बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगा। चलें 25 वैसे किया जा सकता है, हमारे पास आज मार्जिन तो है। 4:25 कर लें, अगर उससे आप फ्रेश होके दोबारा मुझे पूरा सही से सुन सकेंगे। ठीक है जी, तो 4:25 पे दोबारा मिलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये 2 पॉइंट्स नोट कर लें, अभी नहीं पढ़ने, और ये लाइन रूल ऑफ स्टॉपल ये अभी नहीं पढ़ने। ठीक है, आपके पास माइनर से रिलेटेड हमने कुछ बातें की। हमने 3 लाइन यहाँ पढ़नी है। एग्रीमेंट वॉइड एब इशू है माइनर के साथ। माइनर अगर जॉइंटली एग्रीमेंट करता है मेजर के साथ तो मेजर फंसेगा। माइनर अगर फ्रॉडुलेंटली ये कहता है कि मैं मेजर हूँ और कॉन्ट्रैक्ट करता है तो भी वो लायबल नहीं होगा। ये लाइन हमने नहीं पढ़ी और ये 2 पॉइंट्स हमने नहीं पढ़े। माइक मेरे जोश को मैच नहीं कर सका जी। क्लियर है, माइनर हमें समझ आया। एक स्टेप आगे चलते हैं। साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। 3 तरह के लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। 3 फीचर्स होने चाहिए। कौन से 3 फीचर्स होने चाहिए? माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर हो, साउंड माइंड हो, और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, लॉ ने उसे मना ना किया वो। तो अब ज़रा साउंड माइंड को थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेते हैं। अनसाउंड माइंड उसे कहते हैं जो साउंड माइंड ना हो। वाह, मैंने तारीख के औराक में जो है ना, मतलब रकम कर दिया जो है ना अल्फाज, कि अनसाउंड वो है जो साउंड ना हो। ठीक है, तो फिर साउंड कौन है? अनसाउंड ना हो। अब इतना वो सर्कुलर रेफरेंस नहीं लग सकता। साउंड माइंड वो है जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इतना होशो हवास रखता हो कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को समझ सके और उस कॉन्ट्रैक्ट में उसके लिए अच्छा बुरा क्या है इसको समझ सके। मैं ये नहीं कह रहा जो मुसलसल हर वक्त ही बिल्कुल सही हो, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इस काबिल हो कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को समझ के अपना अच्छा बुरा उसमें जान सके। तो जो अनसाउंड माइंड है वो साउंड नहीं है। अनसाउंड माइंड के 3 लेवल हैं। एक को हम कहते हैं स्पेसिफिक पर्सन, इसको प्यार से इडियट भी कहते हैं। लें जी, आपने लफ्ज़ पढ़ा हुआ है पहले। ल्यूनेटिक और ड्रंकन पर्सन। या फीवर वाला मामला हो। अनसाउंड की 3 कैटेगरीज हैं। स्पेसिफिक पर्सन 100% पागल, ल्यूनेटिक ज़्यादातर पागल, ड्रंकन कभी कभी पागल। तो किताब ने पागलपन के अलग अलग फेजेस बताए हैं। स्पेसिफिक पर्सन जो बाय बर्थ ही डेफिशिएंट है, जो अनफॉर्चुनेटली पैदाइश से ही पागल है, जो हमेशा से पागल है, जिसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जो
पूरे दिन में या पूरे महीने में या कभी भी ऐसे इंटरवल्स नहीं आते उस पर जब वो होशो हवास में हो। तो यानी ये शख्स है जो कि अनफॉर्चुनेटली 100% पागल है। ल्यूनेटिक वो है जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हो, नॉर्मली सही नज़र आता हो लेकिन ज़्यादातर डे के हिस्से में पागलपन की कैफियत में रहता हो, अजीब अजीब सी बातें करता हो, लोगों से लड़ता हो, झगड़ता हो, और दिन में कभी कभी ठीक इंटरवल्स भी हों लेकिन ज़्यादातर पागल हो, ज़्यादातर पागल हो। फिर आता है ड्रंकन, मतलब ल्यूनेटिक बेसिकली पागलपन की बीमारी वाले शख्स को कहते हैं। फिर आता है ड्रंकन पर्सन या बहुत ज़्यादा फीवर में पर्सन, एक शख्स जो नॉर्मली तो सही हो लेकिन किसी दिन बहुत ज़्यादा लस्सी पी रखी हो। ठीक है, हम एक मुस्लिम मुल्क में बैठे हैं तो ड्रंकन पर्सन, अब अंग्रेज़ तो लिख गए, वो अपने ज़माने में पीते पिलाते थे, हमारे यहाँ लस्सी चलती है। तो अगर किसी दिन वो बहुत ज़्यादा लस्सी या शहद पी रखा हो उसने, तो उस वक्त उस समय जब उसने लस्सी पी रखी है या शहद पिया हुआ और उस टाइम पे वो अपने दिमाग के कंट्रोल में नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो उस वक्त ड्रंकन पर्सन है। इसमें एक दूसरी कैटेगरी भी होती है कि एक बंदा बीमारी की शिद्दत में ऑल फॉल बातें करना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा बीमारी है, गशी पड़ रही है और उसको समझ नहीं आ रही, तो ये ज़्यादातर पागल है और ये कम, थोड़ा, हाँ कम स्लैश थोड़ा सा पागल। यानी कि मैं उर्दू में भी गंदा लिखता हूँ, तो एक हाइपोथेसिस साबित हो गया कि जिसकी इंग्लिश में राइटिंग गंदी होती है उसकी उर्दू में भी गंदी राइटिंग होती है। ठीक है, अब किताब ने रूल क्या दिया, वो कहते हैं कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया जाए उस वक्त अगर वो होशो हवास में हो और समझता हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। इसका मतलब है कि जो साउंड पर्सन है, ये तो अनसाउंड की कैटेगरी है ना, साउंड पर्सन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, स्पेसिफिक पर्सन कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो कभी भी इस हालत में नहीं है कि वो अपना सही गलत समझ सके। तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड, इसका तो हो ही नहीं सकता, मतलब एग्रीमेंट ही वॉइड हो गया। ये बात समझ आ रही है? ये जो ज़्यादातर पागल है और कभी कभी ठीक है, ये किस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? जब ये ठीक है, और जब ये पागल है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो जिस वक्त ये ठीक होगा हम इससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम फिर पूछेंगे, किसी इसके रिश्तेदार से पूछेंगे ये ठीक है, इसके डॉक्टर से पूछेंगे कि इस टाइम पे ये बैकी बैकी बातें तो नहीं कर रहा। तो अगर उन्होंने कंफर्म कर दिया तो हम इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, और कल को कोई मसला हुआ तो जिसने कंफर्म किया उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। यानी अदालत कहेगी कि जी आपने कैसे कंफर्म कर दिया था कि ये बंदा सही है, जबकि वो बंदा तो सही नहीं था उस वक्त। तो अगर हम इसके साथ डील करना चाहते हैं जो ज़्यादातर पागल रहता है, तो हम उन इंटरवल्स में कर सकते हैं जब ये साउंड है। जी, जब ये ठीक होगा, पहले तो तरह कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पहले वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वो मतलब डिटेल साइन करते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए लेते हैं टाइम। ठीक है, अगर ये बंदा उस टाइम ठीक हुआ पढ़ते वक्त, लेकिन सुबह इसने करना इनकार था, ठीक है, जब साइन करने आए तभी ये जो है अपनी मेंटली हालत में नहीं। अब अगेन कॉन्ट्रैक्ट की डेट होती है जब वो साइन होता है, यानी कि जब उसमें लीगल बाइंडिंग ऐड होती है। तो इसलिए मैंने कहा जब कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इस हालत में हो, करते वक्त का मतलब है साइन करते वक्त, कि उस वक्त जब ये कॉन्ट्रैक्ट को एग्री कर रहा है उस वक्त ये इस काबिल हो कि अपना अच्छा बुरा समझ सके उसमें। तो इसका मतलब है कि एट द टाइम ऑफ साइनिंग इसको होशो हवास में होना चाहिए। इतने होशो हवास में, सिर्फ होशो हवास नहीं कि पढ़ सके, देख सके, पढ़ सके, टर्म समझ सके, अपना अच्छा बुरा उस कॉन्ट्रैक्ट में इसको क्या फ़ायदा क्या नुकसान है वो पहचान सके। अगर इतना जहन काम कर रहा है तो सही है। अच्छा, जो बंदा ज़्यादातर ठीक होता है और कभी कभी पागल हो, तो ज़्यादातर सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और वो उस इंटरवल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जिस इंटरवल में वो पागलपन की हालत में हो। तो ऐसे में ये बंदा जिस पे गुमान है कि ज़्यादातर ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है कि ये इस वक्त ठीक नहीं है, तो साबित उसी को करना होगा जो इल्ज़ाम लगा रहा है। ये बंदा ज़्यादातर पागल रहता है, और किसने कहा था कि ठीक है? वो जो इसके एक रिश्तेदार वगैरह ने। तो फिर जिसने अजीब सी बात की उसी को साबित करना पड़ेगा। इसके बारे में मशकूक बात यह है कि ये सही है, और इसके बारे में मशकूक बात यह है कि ये इस वक्त पागल हुआ है। यानी जो बंदा ज़्यादातर ठीक रहता है और कभी कभी पागल हो, मशकूक बात क्या है? कि पागल हुआ है।
तो अदालत में जब भी साबित करना होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, तो जिसने मशकूक बात की होगी ना उसको साबित करना होगा। यहाँ मशकूक बात कौन कर रहा है? जो कह रहा है जी उस टाइम पे वो उसने पी रखी थी लस्सी, ठीक है, वो मशकूक बात कर रहा है उस पर। और यहाँ मशकूक बात कौन कर रहा है? कि ठीक है जी इस वक्त एक बंदा जिसके बारे में कॉमन गुमान ये है कि पागल है, हाँ कभी कभार बीच में ठीक भी हो जाता है, तो जो कह रहा है इस वक्त ठीक है वो मशकूक बात कर रहा है। तो यहाँ जो कंफर्म करेगा उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा, और यहाँ जो इल्ज़ाम लगाएगा, जो कहेगा, तो ये मैं लिख देता हूँ किताब में। ये डिस्कशन इस तरह से नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपसे एक्सपेक्टेड हो कि आपको सिचुएशन का आइडिया हो। तो ल्यूनेटिक ज़्यादातर पागल है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आएगा हु कन्फर्म्स। हाँ, क्योंकि वो कभी कभी सही है, तो ज़्यादातर कॉमन गुमान तो उसको लेके है ना, ये तो पागल है। तो अगर एक बंदा कहे नहीं ये पागल नहीं है, तो जो कह रहा है ये पागल नहीं है, जो कंफर्म कर रहा है कि ये ठीक है, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। और यहां बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा हु एलिगेट्स, जो इल्जाम लगा रहा है, जो एतराज कर रहा है कि ये सही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे गड़बड़ है, ये बंदा इस टाइम पे इसकी आंखों में देखो खुमारी नजर आ रही है, जब तीसरा गिलास लस्सी का पीता है तो आंखों में इस तरह की लाली आती है, ठीक है। तो जो इल्ज़ाम लगा रहा है ना, फिर उसी को साबित करना पड़ेगा कि उस टाइम पे उसने पी रखी थी। जी जी जी, ये तो फिर अब किस्मत की बात है ना, असल में वो फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट फिर वॉइड हो जाएगा, या फिर हम देखेंगे कि साबित हो सकता है नहीं हो सकता। तो फिर ऐसे में ऐसे, हाँ, ऐसे में फिर एक अच्छा वकील कुछ अच्छे तरीके से सबूत को गोल घुमा के साबित करेगा किसी और तरीके से। खूबसूरत बात यह है कि लॉ में हमने अदालत के दरवाजे तक जाना है, उसके अंदर नहीं जाना। हम कहेंगे अगर अदालत में साबित हो गया तो ये, अब अदालत में साबित कैसे हुआ वो अदालत का मसला है, हमने तौहीन अदालत नहीं करनी। हमारा सिलेबस ये बताता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जो झूठ बोलेगा अदालत उसे सज़ा देगी, तो आप ये नहीं कहेंगे सर ये अदालत में साबित कैसे होगा कि वो झूठा वो सच्चा है, तो मैं कहूँगा वो अदालत का काम है, वो वकीलों का काम है। हम ये कह रहे हैं कि अगर वो अदालत में झूठा साबित हो गया तो उसको सज़ा मिलेगी। जी, बर्डन ऑफ प्रूफ का क्या मतलब है? होता क्या है कि जब भी एक मुकदमा होता है ना, तो उसमें किसी एक बंदे के ऊपर वज़न होता है कि भाई तुम साबित करो। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वाले भाई साहब ने जाके मुकदमा कर दिया कि आब्दी साहब मुझे घूंसा मार के गए हैं। अब आब्दी साहब क्लास में पढ़ा रहे हैं, अब ऐसे में इन्होंने मशकूक बात की है, तो अदालत में मुझे साबित नहीं करना कि मैंने घूंसा नहीं मारा, इन्होंने साबित करना है कि मैंने घूंसा मारा है, यानी मशकूक बात ये कर रहे हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये होता है कि अदालत में जब मामला चल रहा होता है ना, तो किसी एक बंदे पे वजन होता है कि पहले उसने साबित करना है। अगर वो अपनी बात साबित कर दे तो फिर दूसरी पार्टी को मौका मिलता है, जी अब आप बताएं। अगर ये साबित कर दें कि मैंने घूसा मारा है, तो अब मेरे से पूछा जाएगा कि अब आप बताएं कि आपने घूसा नहीं मारा। लेकिन अगर ये साबित ही ना कर सकें कि मैंने घूसा मारा है, तो मेरे से पूछे बगैर अदालत मेरी फेवर में डिसीजन दे देगी। फॉर एग्जांपल इमरान खान ने कह दिया जी नवाज शरीफ ने करप्शन की है, करप्शन की, और अखबारों की बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ उठा के और जमा करा दी अदालत को, तो अदालत ने बेइज्जत किया। उन्होंने कहा, उसने कहा जी आप पूछें नवाज शरीफ से उसने करप्शन किया। उसने कहा उससे बाद में पूछूंगा, इल्ज़ाम कौन लगा रहा है? आपने इल्ज़ाम लगाया है, पहले आप साबित करो। अगर आप ही साबित नहीं कर सके तो आपके ऊपर जुर्माना हो जाएगा। तो पहली दफ़ा तो जुर्माना खा के बैठ गया, फिर से एहसास हुआ कि नहीं इस तरह से नहीं आना, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर केस बिल्ड करना है। तो हाँ, तो फिर होता ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आता है जो ज़्यादातर इल्ज़ाम लगा रहा होता है या अजीब सी बात कर रहा होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ वाला बंदा पहले अपनी बात साबित करता है, फिर दूसरी पार्टी की बारी आती है। तो यहाँ पे अब जब भी अदालत में मामला जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो फंसेगा ना, वो डॉक्टर फंसेगा जिसने कंफर्म किया था कि इस वक्त सही है। और इधर कौन फंसेगा तीसरे केस में? जिसने कहा था कि इस टाइम पे ये नशे में है, क्योंकि बाद में नशा तो उतर चुका होगा, तो साबित इसी को करना पड़ेगा कि उस वक्त वो नशे की हालत में था। ये बात समझ आई? थोड़ा इंग्लिश देखते हैं जी। साउंड माइंड, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक शख्स को साउंड माइंड कब माना जाएगा? इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वही वाली बात, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ही इज कैपेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को समझ सके,
टू फॉर्म अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, ताकि वो एक अच्छी अक्लमंदाना जजमेंट दे सके एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट का इस बंदे के मफाद पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो साउंड माइंड उसे कहते हैं जो हर वक्त साउंड ना हो, जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इस काबिल हो के कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को समझ सके, ये जानने के लिए कि इसमें मेरा अच्छा बुरा क्या है। अनसाउंड की 3 एग्जाम्पल है, स्पेसिफिक पर्सन यानी कि इडियट, परमानेंटली पागल, ल्यूनेटिक यानी कि जिसको मेंटल स्ट्रेन या डिजीज़ है जिसमें कुछ इंटरवल सैनिटी के भी होते हैं, सैनिटी मतलब होशो हवास, इनसेन का मतलब वो पागल हुआ हुआ है। ड्रंकन पर्सन, एक्सेसिव यूज ऑफ सर्टेन थिंग्स में कॉज टेम्परेरी इनकैपेबिलिटी ऑफ माइंड, जैसे हमारी लॉ का लेक्चर, एक्सेसिव यूज ऑफ सर्टेन थिंग्स विच में कॉज टेम्परेरी इनकैपेबिलिटी ऑफ माइंड। तो लॉ का लेक्चर बहुत ज़्यादा सुनने से जो जहन के साथ अजीबोगरीब सा मामला होता है उसको भी ड्रंकन पर्सन कह सकते हैं। खैर मतलब सर्टेन थिंग्स उन्होंने भी बेचारों ने लस्सी टाइप की बात कर दी, इन्होंने कहा चलो हम भी ज़रा एग्जैक्टली ना लिखें कि कौन सी चीज़ है जो ड्रंकन की डेफिनेशन में। तो मैंने आपको बताया कि ड्रंकन की तरह का ही रूल होता है फिर एक शदीद बीमार आदमी का, जो कि बीमारी की शिद्दत में इतना ज़्यादा आगे चला जाता है कि उसे पता नहीं लगता वो क्या बोल रहा है। ये 3 तरह की एग्जांपल्स हैं, ये रूल है। अब अनसाउंड के 2 रूल्स में जिसमें उन्होंने कवर कर दी सारी बात उधर वाली। अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, मुझे यहाँ तक समझाएं, ज़्यादातर पागल हो, कम कम ठीक हो, मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, जब वो साउंड माइंड में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, ये इधर वाले भाई साहब का जिक्र हो रहा है, बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। इन्होंने जो ज़्यादा इंटरवल उसकी बात नहीं की, वो ज़्यादातर पागल है, ये ज़्यादातर ठीक है। तो उन्होंने कहा जो ज़्यादातर पागल है ना, जब ये ठीक हो तो ये कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, और जो ज़्यादातर ठीक है जब ये ख़राब हो तो ये नहीं कर सकता। तो इन्होंने उसके जो वो वाला जोन है ना, जो दूसरा वाला, उसको एक्सप्लेन किया है। रूल एक ही है, अगर आप पहला वाला रूल समझ लें तो उसमें सारी बात छुपी हुई है कि एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त अगर इतना होशो हवास रखता हो कि अपना अच्छा बुरा समझ सकता हो, कॉन्ट्रैक्ट का उसकी ज़ात पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर इसे समझ सकता हो, तो यस वो साउंड माइंड है। डन। साउंड माइंड से आगे चलते हैं। वो लोग जिनको लॉ ने मना कर दिया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। एलियन एनिमी, ये एक टर्म इस्तेमाल होती है, एलियन एनिमी। एलियन कहते हैं दूसरी जगह की मखलूक को, एनिमी कहते हैं दुश्मन को। तो एलियन एनिमी का मतलब है एक आपका अननोन दुश्मन, एक दूर का दुश्मन। अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इन दोनों मुल्कों में जंग छिड़ जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के एलियन एनिमी बन जाएंगे। गुमान ये है कि इनमें से कोई एक बंदा हुब्बुल वतनी दिखाते हुए दूसरे का नुकसान कर देगा, क्योंकि इनके मुल्क तो आपस में लड़ रहे हैं। तो लॉ ने हमें मना कर दिया। उसने कहा कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करना था आपने और आपके मुल्क की उसके मुल्क से लड़ाई हो गई है, तो फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, और अगर चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट तो उसे रोक देना है, या उसे होल्ड कर दें या ख़त्म कर दें, या तब तक होल्ड रखें जब तक जंग चल रही है। जंग के बाद अगर आप उसे रिज्यूम करना चाहें तो रिज्यूम कर लें। तो वो मुल्क जिसके साथ आपका मुल्क हालत जंग में है, उसके शहरियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से लॉ ने मना कर दिया। याद हमने कहा था 3 तरह के लोग हैं, कॉम्पिटेंट, मेजर हो, साउंड माइंड हो, एंड उनको लॉ ने मना ना किया हो। तो मना कर दिया सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री वाइल पाकिस्तान इज एट वॉर विद दैट कंट्री। एक फॉरेन कंट्री का सिटीजन, फॉरेन मुल्क का शहरी, हालांकि मुल्क का मुल्क ही होना चाहिए, शहरी तो शहर का होना चाहिए, और इंग्लिश में भी सिटीजन है, नेशनल कह देते। तो ये अजीब सी बात है कि मुल्क का मुल्की नहीं होता, मुल्क का शहरी होता है। तो शहर का क्या होता है? मुल्की, शहर का रिहायशी। तो इंग्लिश जो है ना वो हमें परेशान कर देती है, और उर्दू भी परेशान कर देती है। जैसे अक्सर कहते हैं कि जो कार से आए उसे शिपमेंट कहते हैं और जो शिप से आए उसे कार्गो कहते हैं। भाई तुम सीधे कर दो अल्फाज, कार वाले को कार्गो कह दो, शिप वाले को शिपमेंट कह दो। तो वो अंग्रेज़ ऐसे ही हैं, हमें गोल गोल घुमा रहे हैं और हम घूम रहे हैं, तो घूमते रहते हैं, कोई मसला नहीं। सिटीज़न ऑफ फॉरेन कंट्री, उस मुल्क का शहरी जिस मुल्क के साथ पाकिस्तान
जंग में। ये वाली बात समझ आई। देन तीसरी बात समझते हैं, अ कन्विक्ट मुजरिम। आपको मुलजिम और मुजरिम का फ़र्क पता है? मुलजिम वो जिस पे इल्ज़ाम लगा हुआ है कि ये गलत आदमी है, लेकिन मुजरिम वो है कि वो जज भाई ने ऐसे करके हथौड़ा मारा और कहा ये वाले शख्स पे फ़र्द जुर्म आयद होती है। तो कन्विक्ट है मुजरिम, जब तक इल्ज़ाम था मुलजिम था, जब इल्ज़ाम सही साबित हो गया तो बन गया मुजरिम। कानून बड़ा मज़े का है, अगर एक शख्स नंबर 1 मुजरिम हो और नंबर 2 जेल में हो तो लॉ ने कह दिया है कि इस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करो। इसका मतलब है कि अगर जेल में हो और मुलजिम हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और मुजरिम हो और दवाइयाँ लेने गया वो, कहीं गया वो, कहीं निकला वो, कोई ज़मानत पे रिहा हुआ वो, तो भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर जेल में भी हो और मुजरिम भी हो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ज़मानत पे रिहा हुआ है फिर भी हो सकता है, कैद पूरी कर ले तो भी हो सकता है। तो एक ऐसा मुजरिम वाइल अंडर इम्प्रिजनमेंट इज इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, एक ऐसा मुजरिम जो कि कैद में है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दिस डिसेबिलिटी कम्स टू एन एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कहते हैं सज़ा को, एक्सपायरी मतलब ख़त्म हो जाना। सज़ा ख़त्म होने पे ईजी हो जाएगा मामला। और व्हेन ही इज़ ऑन पेरोल, जब वो ज़मानत पे है, जब वो कुछ अरसे के लिए बाहर आया हुआ है, जब किसी ने स्टाम्प पेपर पे साइन करके कहा है कि जी शरीफ आदमी ऐसे जाने दे, मैं दूसरा शरीफ हूँ, मैं ज़मानत देता हूँ इस दूसरे पहले शरीफ की, तो या तो जुर्म छोटा था या भेजने वाले ताउन कर रहे थे। मतलब कोई एक बात बड़ी क्लियर कट थी, ठीक कर सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। अब आगे एग्जीक्यूशन के वक्त देखेंगे कि वो इस काबिल है या नहीं है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। चैप्टर 2 से 5 तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ इस पे बहस है। आगे बहस होगी कि हो गया कॉन्ट्रैक्ट, अब बताओ क्या करना है, चलेगा कैसे, ख़त्म कैसे होगा, टूटेगा कैसे, जुर्माने कैसे होंगे, वो अगले चैप्टर्स के टारगेट है। सर जो भाई ने कहा कि बाहर जमानत पे आ गया और कॉन्ट्रैक्ट करके फिर जेल चला वापस चला गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मतलब एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखना है। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने ये देखना है कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या वो कॉम्पिटेंट पर्सन है। यस, वो कॉम्पिटेंट पर्सन है। तो दूसरे मुल्क का रिहायशी जिससे आपका मुल्क जंग में है उससे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, उससे नहीं हो सकता। कन्विक्ट वाइल अंडर इम्प्रिजनमेंट इसके साथ नहीं हो सकता। दोनों बातें समझ आई। तीसरी बात, फॉरेन सवेनियर्स, एम्बेसडर्स वगैरह जो आपके मुल्क में दूसरे मुल्क से सिफारतकार आते हैं, दूसरे मुल्क से डेलीगेट्स आते हैं, दूसरे मुल्क से मेहमान आते हैं, दूसरे मुल्क की टीम खेलने के लिए आई, तो दूसरे मुल्क के वो लोग जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल मेहमान होते हैं, उनके लिए ये बात बुरी समझी जाएगी कि पाकिस्तान का कोई भी बंदा उठ के उन पे केस कर दे और वो बेचारे अदालतों में पेशियां भुगतते फिरें। तो पाकिस्तान ने उनको इम्यूनिटी दी हुई होती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है इस्तिस्ना। उन लोगों पे पाकिस्तान का कोई आम शहरी केस नहीं कर सकता। वो किसी पे केस करना चाहें तो कर सकते हैं, गवर्नमेंट उन पे केस करना चाहे कर सकती है, लेकिन आम शहरी उन पे केस नहीं कर सकता। अब अगर एक सिफारतकार आया हुआ है दूसरे मुल्क से और मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं और मुझे पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में अगर मेरा नुकसान हुआ मैं उस अदालत भी नहीं ले जा सकता, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। तो लॉ ने आपको समझा दिया कि देखो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करना, करोगे तो तुम्हारा नुकसान है। आप ये देखें, दूसरे मुल्क का जो बंदा था हालत जंग में थे, कॉन्ट्रैक्ट करने में मसला कोई नहीं था, लेकिन नुकसान होने का अंदेशा था, लॉ ने मना कर दिया। मुजरिम जो जेल के पीछे बैठा हुआ है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से लॉ ने कह दिया भाई तुम्हारा नुकसान है, मत करना। यानी वो लोग हैं जिनसे लॉ ने मना कर दिया। तो इसी तरह से फॉरेन जो एम्बेसडर्स वगैरह हैं इनको इम्यूनिटी है, दे हैव अ राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहें तो हो सकते हैं, लेकिन उनको प्रिविलेज मिल जाएगी ऑफ नॉट बीइंग सूड। सू का मतलब है केस करना, तो उनको सू नहीं किया जाएगा, उन पे केस नहीं हो सकता, उनको ये एज है अनलेस दे चूज टू सबमिट देमसेल्फ टू द जुरिसडिक्शन ऑफ आवर कोर्ट्स, अनलेस कि वो खुद कहें कि हाँ जी ठीक है मैं अपने आप को पाकिस्तान की अदालतों के सामने पेश करता हूँ। इतना अच्छा आदमी कोई भी नहीं होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई लीगल बाइंडिंग भी फिर तो नहीं? अगेन देखें, एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है ही क्या? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आप अदालत में जाके अपने राइट्स ले सकें कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट, भाई एक एग्रीमेंट हो गया और दूसरा नहीं पूरा कर रहा,
तो कुछ नहीं कर सकते आप। ज़्यादा से ज़्यादा जाके उसे एक दो गालियाँ दे दी, ज़्यादा से ज़्यादा कह दिया मैं तुम्हें ख्वाबों में आके डराऊंगा, तुम तो बड़े गंदे आदमी हो, तुमने तो घटिया आदमी हो, यही बात कर देंगे आप। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो तोड़ेगा आप ऐसे नहीं करेंगे कि सिर्फ जाके उसे घटिया आदमी कह देंगे, आप उसे उठा के अदालत लेके जाएंगे और अदालत से कहेंगे कि ये कानून था, ये कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे मेरा हक दिलाएं। तो ये जो एनफोर्सेबल है ये अदालत की तरफ से होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें आप अदालत को जाके कह सकते हैं देखिए जी इस बंदे ने मेरे साथ जुल्म किया है, मुझे मेरे हुकूक दिलवाएं, बाज़ोरे ताकत बाज़ोरे लॉ मुझे मेरा हक दिलवाएं। तो कॉन्ट्रैक्ट तो उतनी पावरफुल चीज़ को कहते हैं। तो जब यहाँ मुझे वो हक ही नहीं मिलना तो कॉन्ट्रैक्ट मेरे तो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि देखो मत करना इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम अपने शौक से करना चाहें तो कर लें, लेकिन टेक्निकली हमें मना किया गया है ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करने से क्योंकि उनको इम्यूनिटी हासिल है। बात समझ आई? तो तीसरी जो कैटेगरी थी दैट इज़ फॉरेन सवेनियर्स, एम्बेसडर्स और ये सारे लोग जो दूसरे मुल्क के, अब हर गैर मुल्की की बात नहीं हो रही, दूसरे मुल्क के वो लोग जो कि ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मेहमान हैं या सिफारतकार हैं या वहाँ के कोई डेलीगेट या वहाँ का कोई ग्रुप है जिसको हमने बुलाया है और उसके बाद ये चले जाएंगे, इन लोगों पे केस नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते। गवर्नमेंट करना चाहे कर सकती है, अगर किसी बंदे को मार दें उस बंदे के घर वाले केस नहीं कर सकते। हाँ, वो गवर्नमेंट को जाके कह सकते हैं कि देखिए जी हमारा बंदा मर गया और वो आपके मेहमान ने मारा है, तो वो अगर उस मेहमान पे केस करना चाहें वो उनका उस गवर्नमेंट के साथ मामला है। जैसे पिछले दोनों केस चला था कि वो पाकिस्तान में बंदा मर गया था और उसमें यही था कि जी इंसाफ ही नहीं मिल रहा, इसलिए कि इनको इम्यूनिटी मिली हुई है। गवर्नमेंट जब तक सपोर्ट नहीं करेगी तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। जी सर जो बंदा आप बता रहे हैं क्रिकेट टीम बाहर से आ गई, ठीक है, वो गवर्नमेंट ने बुलाया, ठीक है, अगर कोई वैसी बगैर गवर्नमेंट के खुद अपने से, हाँ, तो अब अगर देखें एक सिफारतकार अगर अपनी पसंद से पाकिस्तान घूमने आया हुआ है तो उस वक्त वो ऑफिशियल मेहमान नहीं है, उस वक्त वो उसके अंदर काउंट नहीं होगा। ठीक है, हमारा एक वज़ीर आज़म अपनी छुट्टियां गुजारने निजी दौरे पे खुद ही से किसी मुल्क चला जाए तो फिर उसको वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल नहीं मिलता, वो उसी तरह से लाइनों में लगता है एयरपोर्ट की, उसी तरह से सारा काम होता है चूँकि वो अपने निजी दौरे पे होता है। तो इसीलिए जब वो गवर्नमेंट का मेहमान है तब उसकी इज्जत है, वैसे नहीं। जी, अगर वो एक नॉर्मल बंदा पाकिस्तान में आया हुआ है तो जो हर फिरंगी बंदे पे पाकिस्तान में कवानीन अप्लाई होंगे, जो भी मुल्क से बाहर का बंदा पाकिस्तान में उसके ऊपर जो जो लॉ अप्लाई होंगे वो उस बंदे पे भी अप्लाई होंगे। डन। चौथी चीज़, अ पर्सन डिक्लेयर्ड एज इनसॉल्वेंट, ये एक बड़ा मज़ेदार काम होता है। इनसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? दिवालिया, बैंकरप्ट। अगर एक शख्स ने किसी का 10 करोड़ का नुकसान कर दिया, वो लोग आए, उन्होंने कहा जी तुमने हमारा नुकसान किया है, इसने अपना बिजनेस बेचा 4 करोड़ का, उनकी अदायगी कर दी, लेकिन अभी भी 6 करोड़ आता है। उन्होंने मज़ीद कहा जी हमें पैसे चाहिए, 10 करोड़ का नुकसान किया है, फिर उसने अपना घर बेचा 3 करोड़ और उसने दे दिए, 7 करोड़ दे दिए, लेकिन अभी भी 3 करोड़ बच गए। वो फिर आए, इसके घर का सामान बेच लिया, अभी भी 2 करोड़ ऐसा है जो ये नहीं दे पाया और ये कंगाल हो गया है, ख़त्म, इसके पास ज़ीरो एसेट्स हैं। अब जब वो आएंगे और कहेंगे पैसे दो और ये पैसे नहीं देगा तो वो 2 घूंसे मार के जाएंगे, कभी गुंडे भेजेंगे। तजलील हो रही है इंसानियत की, यानी एक इंसान जो अपनी कैपेसिटी में जितना कुछ कर सकता था उसने कर लिया है, अब वो ज़ीरो पे आ गया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। अब वो इंसान सिर्फ तंग हो रहा है, अब उस इंसान को सिर्फ ज़दोकोब किया जा रहा है। पुराना ज़माना होता तो लोग उसे उठा के ले जाते, ग़ुलाम बना के रख लेते। आज के ज़माने में ह्यूमन राइट्स भी हैं, तो देयर इज़ एन ऑप्शन कि अगर एक बंदा इस नहज पे पहुंच जाए कि उसके साथ इस तरह से हो, तो वो अदालत को अप्लाई करे और उनसे कहे कि जी मैं चाहता हूँ कि मुझे आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करें। अदालत एक इंसान को अपॉइंट करेंगे जिसका नाम होगा ऑफिशियल असाइनी। अब अगेन ये लाइन समझाने के लिए मैं आपको थीम समझा रहा हूँ, आपने उस थीम को नहीं, इस लाइन को याद रखना है। अदालत एक बंदे को भेजेगी ऑफिशियल असाइनी, वो आके इसके एसेट्स वगैरह को देखेगा कि कौन कौन से एसेट्स हैं, फिर ये भी देखेगा कि इसने पिछले 6 महीने साल में क्या क्या गिफ्ट दिए हैं। पता लगे 5 करोड़ किसी और को गिफ्ट देके और अदालत से कहे मैं तो कंगाल हूँ, तो वो अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद देखेंगे कि इसके एसेट्स कितने हैं, फिर देखेंगे इसकी लायबिलिटीज़ कितनी है, फिर इसके क्रेडिटर्स को बुलाएंगे, लेंडर्स को बुलाएंगे, उनको जितना पे हो सकता है पे करेंगे और उसके बाद उन्हें कहेंगे कि हम गवर्नमेंट की तरफ से ठप्पा लगा रहे हैं इस बंदे पे, ये इंसॉल्वेंट हो गया है, आइंदा से आप लीगली हक नहीं रखते इससे पैसे मांगने का। अब वो इंसॉल्वेंट हो गया।
बट पूरी तहकीक के बाद गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से तसल्ली कर ली ऑफिशियल असाइनी, तो जो ऑफिशियल असाइनी है, ऑफिशियल जो उसकी प्रॉपर्टी का केयर टेकर है, वो आके उसके सारे एसेट्स का हिसाब किताब करेगा। तो एक बंदा जो इंसॉल्वेंट है, जिसके बारे में पहले से ही ये है कि ये तो अपने मामलात नहीं अदा कर सकता, मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं तो फंस जाऊंगा, क्योंकि वो बंदा तो अपने एसेट्स को खुद भी डील नहीं कर सकता, उसके एसेट्स को तो डील गवर्नमेंट वाला बंदा कर रहा है। तो ऑफिशियल असाइनी अगर एक बंदे का अपॉइंट हुआ हुआ, पर्सन डिक्लेयर्स एज इनसॉल्वेंट कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, हिज प्रॉपर्टी यानी कि उसके एसेट्स इज डेल्ट विद बाय ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर। जो अदालत की तरफ से ऑफिशियल असाइनी आया है या ऑफिशियल रिसीवर आया है, वही उसके एसेट्स को डील कर रहा होगा। अब इससे पहले कि आपके सवालों की एक बौछार हो, मैं ही आपकी तरफ से सवाल कर देता हूँ। सर, ये इंसॉल्वेंट होने के लिए कौन सी अदालत को अप्लाई करना होता है? अदालत में केस कितनी देर चलता है? इंसॉल्वेंट होने के कितने अरसे बाद हम ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं? इंसॉल्वेंसी का लॉ कौन सा है? इंसॉल्वेंट रहते हुए हम कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन सा कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते? और क्या इंसॉल्वेंट इंसान ज़िंदगी में 6 साल, 8 साल, 10 साल बाद अगर वापस आए तो क्या वो अपने पुरानी चीज़ें देने का पाबंद होगा? इन सारों का एक ही जवाब है, हमारे सिलेबस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले कि आप लोग जो है वो अपने दिमाग गोल गोल दौड़ाते हुए और आगे से आगे निकल जाएं, क्योंकि जो सामने चीज़ें वो तो अच्छी खासी हैं, आप एक लफ्ज़ पकड़ के उसके अंदर उतर जाएं। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ समझाया है, मेरे लिए आसान था, मैं कहता रट्टा मार लें, जो इंसॉल्वेंट हो जो उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। मैंने आपको समझाया है प्रोसेस, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि वो जो प्रोसेस समझाया उस प्रोसेस की गहराई में उतर जाएं। हमसे ये कोई नहीं पूछेगा जी इंसॉल्वेंट कहते कैसे हैं, इंसॉल्वेंसी के लिए किसको अप्लाई करना है, क्या करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि इफ़ अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, तो चूंकि अब उसकी प्रॉपर्टी ऑफिशियल असाइनी डील कर रहा है, तो वो खुद अपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो 4 तरह के लोगों का लॉ ने हमें मना कर दिया, उन्होंने कहा इन 4 लोगों से आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। ये 4 लोग कौन से हैं? स्क्रीन बंद करके कौन से 4? जी, आप थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं चारों के नाम बताने की। इंसॉल्वेंट है, वो नहीं कर सकता। माइनर नहीं, माइनर तो पीछे कवर हो रहा था। ये 4 जिनको लॉ ने मना कर दिया। एलियन एनिमी जो दूसरे मुल्क का वो है जिससे दुश्मनी चल रही है। फॉरेन एम्बेसडर्स वगैरह जो है, ये इनको मना कर दिया। इंसॉल्वेंट और जिसकी डेथ हो, नहीं, जिसको कानून मना कर दिया, कन्विक्ट हो, मुजरिम हो और जेल में हो, इम्प्रिजनमेंट। 4 चीज़ें फिर से रिपीट करेंगे किबला। एलियन एनिमी दूसरे मुल्क का, ठीक है, ओके। फॉरेन एम्बेसडर्स वगैरह हो गए, मुजरिम इम्प्रिजन में है, इंसॉल्वेंट आखिरी वाला। ये 4 लोग हो गए डिस्क्वालीफाइड। तो अब कंपिटेंट पर्सन समझ आया? कंपिटेंट पर्सन वो है जो एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंचा हो, माइनर को हमने समझ लिया, साउंड माइंड हो, हमने अनसाउंड को समझ लिया, और डिस्क्वालीफाइड ना हो, हमने डिस्क्वालीफाइड वालों को समझ लिया। तो अब हमने वो सारी कैटेगरी समझ ली जिससे हमें कंपिटेंस ऑफ पार्टी समझ आ गई। अब एक छोटी सी डिस्कशन रह गई। मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में 3 एसेंशियल्स हैं, कंसिडरेशन लॉफुल, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और ये वाला कैपेसिटी ऑफ पार्टी वाला। तो कंपिटेंस ऑफ पार्टीज तो हमने कवर कर ली। एक छोटी सी डिस्कशन हम करेंगे, और नहीं, कंसिडरेशन हमारा कल का टॉपिक है, कल कंसिडरेशन करना है, और मैंने आपको बताना है कि ICAP का पेपर कैसे सॉल्व करना है, वो एक अलग दे है तो है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसी भी एग्रीमेंट का गलत नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या था? मकसद, जो पर्पस है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो पर्पस कब गलत होगा? अगर किताब से पूछें, आपके पास चैप्टर के आता सबसे आखिरी सफ़ा होगा, ये दरमियान में एक सफ़ा आएगा जो कि कंसिडरेशन को डील कर रहा है, वो आपने इग्नोर कर देना है और आपने लास्ट वाले पेज पे पहुंच जाना है। वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा? इन्होंने कहा भाई ये 5 ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे गलत बात हो रही है। पहली चीज़, फॉरबिडन बाय लॉ, कानून ने मुमानियत की हो, ऐसी चीज़ जो कानून ने कह दिया हो खबरदार पाकिस्तान में ये नहीं होगा, तो वो गलत है। यानी हम देख रहे हैं कि वो कौन सी 5 बातें हैं जहां ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है। यानी हम कहते हैं कि आपके कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। तो 5 कौन से केसेस हैं जहां पे अनलॉफुल होगा? आप देखें कि जहां पे भी इस तरह की लिस्ट आती है उसको समझना तो है, याद भी कर लेना है।
कि पेपर में रट्टे वाला सवाल भी आ सकता है, लॉजिकल भी। तो पहली बात समझ आ रही है, फॉरबिडन बाय लॉ। पाकिस्तान के किसी कानून ने कह दियो ये मना है, असले की स्मगलिंग मना है, फलाना इस तरह से मना है, ये मना है, तो जिसको लॉ ने मना कर दिया हम उसमें मना हो जाएंगे। तीसरे की तरफ आते हैं, मैं फिर दूसरे की तरफ एंड पे आऊँगा। इस फ्रॉडुलेंट, अगर दो बंदे आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट में नीयत एक बंदे की ये है कि उसने फ्रॉड करना है दूसरे के साथ, तो अगर फ्रॉड की नीयत है तो ये ऑब्जेक्ट सही ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मकसद सही मकसद नहीं है। तो दो बंदे अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसमें एक की नीयत फ्रॉड करने की है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गलत कॉन्ट्रैक्ट है। डन। इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी भी शख्स की प्रॉपर्टी को या किसी शख्स को तकलीफ पहुंचाने का हो। ए ने बी से कहा मैं तुम्हें पैसे दूंगा, सी को चमाटा मार के आओ, ये गलत है। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम उसकी चीज़ें गायब कर दो, उसको बिजनेस में नुकसान पहुंचाओ, उसको तकलीफ पहुंचाओ, उसको चोट पहुंचाओ। जब भी एक इंसान ऐसा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करे जिसका मकसद किसी दूसरे इंसान को या उसके एसेट को, प्रॉपर्टी का वर्ड आपने याद रखना है। लॉ में जब वर्ड प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी है, ज़मीन वाली प्रॉपर्टी नहीं है, एसेट्स के लिए वर्ड प्रॉपर्टी इस्तेमाल होता है लॉ में। तो ये याद रखना है कि प्रॉपर्टी को खाली प्रॉपर्टी आपने ये ज़मीन वाली प्रॉपर्टी नहीं समझना। तो एक ऐसा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी पर्सन या उसके एसेट को नुकसान पहुंचाने के लिए हो, दैट इन्वॉल्व्स, या सामने सामने से इन्वॉल्व ना हो, दैट इम्प्लाइज, ऐसा लग रहा हो, नजर आ रहा हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही इसीलिए है कि उसको तकलीफ पहुंचाई जाए, उसको चोट पहुंचाई जाए। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा एग्रीमेंट करना गलत है। हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन यहाँ पे सही नहीं है। फिर वो कहते हैं कोर्ट अगर उसको इमोरल या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी डिक्लेयर कर दे, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अपेरेंटली मसला नहीं है लेकिन अदालत कह दे कि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तीन दुकानदार मिलके ये तय कर लें कि हम इस प्राइस पे चीज़ बेचा करेंगे तीनों, अगर अदालत को लगे कि इस तरह का एग्रीमेंट अवाम के लिए नुकसानदेह है तो वो उसे मना कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसी इमोरल चीज़ें हैं जो मना नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल वालदैन अगर अपने बच्चे को सेल करने का एग्रीमेंट करते हैं, बच्चा खुश है, वो वालदैन के साथ गुर्बत में जी रहा था, गरीब वालदैन थे, उन्होंने किसी अमीर के साथ ये तय कर लिया कि तुम इतने पैसे दो हमारा बच्चा ले जाओ। बच्चा भी खुश है कि मुझे अच्छा अमीर फ्यूचर मिल जाएगा, वालदैन भी खुश है उनको पैसे मिल गए हैं, ऐसा कोई गलत बात भी इन्होंने नहीं की है, और वो उस फैमिली को एक बच्चे की ज़रूरत थी, उन्होंने उसको गोद लेना था, तो वालदैन ने बच्चे को सेल कर दिया। बट ये सुनने में कितना गलत है। अगर लॉ इजाज़त दे देगा तो इस लॉ का गलत इस्तेमाल भी तो होगा। तो इसलिए कोर्ट इस तरह की कुछ चीज़ों को इमोरल डिक्लेयर कर देता है। तो शख्सी आज़ादी के अगेंस्ट के एग्रीमेंट, बच्चों को सेल करने के एग्रीमेंट, मोनोपलीज के एग्रीमेंट, उल्टी सीधी प्राइसेस सेट करने के एग्रीमेंट, इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट हुआ करती थी कभी सिलेबस में, अब नहीं है। तो पांचवी चीज़ क्या है जिसको अदालत इमोरल या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी कहते हैं, याद रहेगा। यानी कि क्या क्या गलत है जिसको लॉ कहते गलत है, जो फ्रॉडुलेंट है, जो किसी को नुकसान पहुंचाए, और जो अदालत की नज़र में, कोर्ट रिगार्ड इट एज, अदालत कहे कि ये गैर अखलाकी है या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। वो नहीं आप जुमला सुनते अवामुन्नास के वसीतर मफाद, तो अवामुन्नास के वसीतर मफाद के अगर अगेंस्ट है तो वो गलत है। चार बातें हो गई। पांचवी बड़ी मजे की बात है, इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। इस नोयत का है कि अगर इजाज़त मिल गई तो गुमान ये है कि कोई कानून टूट ना जाए। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ जिससे बात समझ आ जाती है। लाहौर में पतंगें बेचना कानूनी तौर पे मना है, शायद रावलपिंडी में नहीं है, या फॉर एग्जांपल फैसलाबाद में नहीं है, तो लाहौर में तो मना है। अब लाहौर में इतने बड़े बड़े कारखाने, वो पतंगों का पता नहीं क्या क्या सामान बनाते थे। अब लाहौर वाले उठ के जाएं अदालत के पास या गवर्नमेंट के पास और उनसे कहें ठीक है जी आपने लाहौर में पतंग बेचना मना कर दिया, मान लिया, आप ये इजाज़त दे दें, ये एग्रीमेंट की इजाज़त दे दें कि अगर कोई दूसरे शहर से बंदा आए
हमसे पतंग खरीदने तो हम उसको बेच सकें, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं इजाज़त देगी? भाई हो सकता है उस शहर के लोगों को पतंग से मसला ना हो, उस शहर की गवर्नमेंट को पतंग से मसला ना हो। लाहौर में गवर्नमेंट ने मना कर दिया। अब लाहौरी दुकानदार ये कहता है कि जी आपने लाहौर में मना किया हुआ है ना, आप मुझे बस इतनी इजाज़त दे दें कि मैं लाहौर में रह के अगर लाहौर से बाहर का कोई बंदा मुझे आके पतंग मेरे से ख़रीदे तो मैं उसे बेच सकूं। गुमान ये है कि अगर इजाज़त मिल गई तो लाहौरी आएगा और कहेगा, आके एक जुगत मारेगा और कहेगा मैं तो फैसलाबाद से हूँ, ठीक है, और फिर उससे जो है या अपना डोमिसाइल 2 नंबर बनवा के लेके आएगा पतंग खरीदने के लिए। यानी अगर आपने इजाज़त दे दी लाहौर में पतंग बेचने की लाहौर से बाहर वालों के लिए, तो गुमान ये है कि वो लाहौर वालों को भी मिलना शुरू हो जाएगी। सुपर स्टोर्स मुसलसल गवर्नमेंट को कहते रहते हैं कि जी हमें लस्सी रखने की इजाज़त दे दें, समझ रहे हैं, ठीक है, ब्रांडेड लस्सी। और पाकिस्तान में विदेशियों के लिए जो दूसरे मुल्क से आए हुए हैं उनके लिए ब्रांडेड लस्सी पीना मना नहीं है, जुर्म नहीं है, उनकी अपने मुल्क में इजाज़त है, वो अगर पाकिस्तान में पीना चाहें वो पी सकते हैं। लेकिन ओपनली अगर इन सुपर स्टोर्स को ये इजाज़त मिल गई, और इजाज़त वो ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तानियों को बेचेंगे, वो कहते हैं हमें रखने दें, जो फ़ौरन बंदे आएंगे जो दूसरे मुल्क के लोग होंगे हम उनको बेचेंगे। तो अगर ये इजाज़त दे दी गई तो गुमान क्या है, कानून टूट जाएगा। चलें, एक अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट है जो गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। एक ऐसा इंजन जो कि साल से कम चला है उसके बेचने पे पाबंदी है। एक भाई फ़ौरन पहुंच गए। एक ऐसा इंजन जो साल से कम चला हुआ है उसके बेचने पे पाबंदी है, क्योंकि गुमान ये है कि अगर ये इजाज़त मिल गई कि साल से कम चला हुआ इंजन बेचा जाए तो लोग नई गाड़ियों के इंजन चोरी करके और मार्केट में बेच दिया करेंगे। यानी अगर इजाज़त दे दी जाए, इज़ ऑफ सच अ नेचर दैट इफ़ परमिटेड, अगर इजाज़त मिल गई, इज़ इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। ख़तरा ये है कि ये किसी कानून को तोड़ ना दे अगर इजाज़त दे दी गई। आप देख रहे हैं एक एक लाइन हम पढ़ रहे हैं और उसके पीछे पूरी पूरी गहराई है। ये बड़ा ज़्यादा इस लॉ में है कि लिखा हुआ कम है, याद कम करना है, लेकिन उसको समझना अच्छी तरीके से है। तो समझते हम हैं लेकिन फिर आपने याद भी साथ साथ करना है। तो इस तरह की नेचर क्या है कि अगर इजाज़त दे दी तो चांसेस हैं कि लॉ टूट जाए। हो सकता है वो लोकल पाकिस्तानियों को लस्सी बेचना शुरू कर दें, हो सकता है वो पतंग लाहौरियों को बेचना शुरू कर दें, और हो सकता है वो इंजन चोरी के खुल्लम खुल्ला बिकना शुरू हो जाए। तो 5 बातें समझ आई, वही तजर्बा। कौन सी 5? फ्रॉडुलेंट हो तो मना है, इमोरल हो अदालत की नज़र में तो मना है, जिसको गवर्नमेंट ने मना कर दिया, रोक दिया, गवर्नमेंट ने कह दिया ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। साथ वाले से मदद ले सकते हैं आप। कोर्ट ने मना पहले कर दिया था। इस ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। इस नोयत का हो कि अगर इजाज़त मिल गई तो किसी और कानून के टूटने का गुमान है, ऐसा हो सकता है कि कोई और कानून टूट जाए। 5वां रह गया, मैंने चपेट वाली एग्जांपल दी थी, किसी को नुकसान पहुंचाने का एग्रीमेंट। ऐसा एग्रीमेंट जो किसी शख्स को या उसके असासों को नुकसान पहुंचा रहा हो। तो ये 5 तरह की चीज़ें, ये तजर्बा जब दोबारा करते हैं तो ज़्यादा कामयाब होता है। 5 कौन से हैं? इमोरल हो, कोर्ट के मुताबिक इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो, ओके, किसी को नुकसान पहुंचाने का एग्रीमेंट हो, इस नोयत का हो के चांस है कि वो अगर उसकी इजाज़त दे दी तो कोई बड़ा लॉ टूट सकता है। 4था पॉइंट था जी, साथ वाले भाई, फॉरबिडन बाय लॉ हो, लॉ ने मना कर दिया हो। और 5वां फ्रॉडुलेंट, ठीक है। तो आप सेट बना लें, मना हो और अगर इजाज़त दे दें तो लगे कि कोई मना हुई हुई चीज़ ख़राब हो जाएगी। एक वो बना दिया, यानी कि 2 ये गवर्नमेंट की तरफ से मना हो गए। 2 ऐसे जो ख़तरनाक हैं, फ्रॉड वाला हो, किसी को नुकसान देता हो, और लास्ट वाला ये कि अदालत को लगे कि ये मुनासिब बात नहीं है, वो मना कर दे।
तो ये 5 चीज़ें। अब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट में 4-5 कंसिडरेशन है और एक कंसिडरेशन के कई हिस्से हैं, एक बंदे ने दूसरे से कहा कि मैं तुम्हारे साथ डील करूंगा, इतने किलो गंदम तुम मुझे दोगे, इतनी कुर्सियां सप्लाई करोगे, इतने प्रोजेक्टर सप्लाई करोगे और इतना किलो चर्च सप्लाई करोगे और एग्रीमेंट तय हो गया। अगर तो ये एग्रीमेंट की एक सिंगल प्राइस इन सारी चीज़ों की और उसको हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही गलत हो गया। और अगर हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट को 4 हिस्सों में तोड़ सकते हैं कि हाँ भाई गंदम के इतने पैसे थे, कुर्सियों के इतने पैसे थे, प्रोजेक्टर के इतने पैसे थे और चर्च के इतने पैसे थे, तो जो चर्च वाला है सिर्फ वो ख़त्म होगा और बाकी सारे रहेंगे। तो अगर एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट, बड़े एग्रीमेंट में उसके कुछ हिस्सों में से एक हिस्से की एक छोटी सी चीज़ भी गलत है तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट गलत है। बस शर्त ये है कि आप उसको सेग्रीगेट ना कर सकते हो। तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट में कई शर्तों में से एक शर्त भी गलत का मतलब है पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट गलत। तो ये किताब हमें बताना चाह रही है अपने मुश्किल अल्फाज में, ये आखिरी 2 लाइन्स हैं। इफ़ एनी पार्ट ऑफ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट, एक ही एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की कोई कंसिडरेशन का पार्ट इज अनलॉफुल, या इफ एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशन, कोई एक या काफ़ी सारी कंसिडरेशन में से किसी एक का कोई एक पार्ट फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, तो एग्रीमेंट इज वॉइड। यानी कि मुश्किल अल्फाज में वो एक ही बात बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का इतना सा हिस्सा भी अनलॉफुल तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट फारेग। उसकी 10 कंसिडरेशन थी, 10 में से एक गलत, पूरा कॉन्ट्रैक्ट गलत। उसके 3 मकसद थे, हर मकसद की 3-3 कंसिडरेशन थी, एक मकसद की एक कंसिडरेशन गलत, तो सब गलत। बस अजम्पशन क्या है कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसको तोड़ा ना जा सके, जो सेग्रीगेट ना कर सकें, जो एक साथ हो। और अगर ये अलग अलग हो कि एक बंदा कहे मैं तुमसे 10 कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ और उनमें से 9 सही हो और एक गलत हो, तो गलत वाला आउट हो जाएगा, सही वाला चलता रहेगा। डन। तो रिकैप दे देता हूँ, आज हमने 5 असेंशियल्स का जिक्र किया जिनमें से 3 असेंशियल्स और पढ़ लिए, 2 असेंशियल्स और पढ़ लिए। हम लोगों ने कैपेसिटी या कंपिटेंस ऑफ पार्टी पढ़ लिया, हमने ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन का लॉफुल होना पढ़ लिया। कंसिडरेशन नामी असेंशियल अभी हम लोगों ने नहीं जिक्र किया। हमने ये चैप्टर में कुछ और बातें वो वाली पढ़ ली कि जी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, फलाना क्या होता है। तो बस आपने आज जाना है, इसको लिखना है। कल इंशाल्लाह ताला हमने पढ़ना है इधर से एक सफ़ा है, यानी कि चैप्टर ख़त्म करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करेंगे कि कितनी तरह के सवाल ICAP में आते हैं, हमने उसको कैसे सॉल्व करना होता है, पेपर पे कैसे प्रेजेंट करना है। फिर पेपर बेस्ड एग्जाम है, आप लोग अगर पहली दफ़ा दे रहे हैं तो मैंने उसमें छोटी छोटी सी कुछ काम की बातें आपको बतानी है जो वहाँ जाके आप भूल ना जाएँ, तो आपको अभी से पता हो। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। 3 दिन गुजर गए, सिर्फ 17 दिन रह गए जी। आज वाला पेपर मेरे ख्याल में आपको कल इंशाल्लाह ताला, कल या परसों, क्योंकि हम फिर कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन के अंदर अंदर ही चेकिंग होकर आपको मिले, क्योंकि हम फास्ट ट्रैक पे चल रहे हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।